हाँ भाई, ऑनलाइन वालों, आवाज आ रही है? ओ ऑनलाइन वालों, आवाज आ रही है? यस, वेरी गुड। कहाँ तक पढ़ा दिया था? सिर्फ पार्चुरेशन, बाकी सब हो गया था। वेरी गुड। चलिए, बातचीत नहीं। हाँ, बातचीत नहीं। ओ, बातचीत नहीं। देखो, पार्चुरेशन को हम लोग बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं? कि पार्चुरेशन मतलब फीटस का बाहर आना, और फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। कौन सा मैकेनिज्म है? कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन, यानी नर्वस का और एंडोक्राइन दोनों का बात करें या कंबाइंड फॉर्म है, तो कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है। बात करें पार्चुरेशन कैसे, देखो इधर देखो। पार्चुरेशन यह एक कॉम्प्लेक्स पार्चुरेशन को बोलेंगे हम लोग फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है, और इस कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म में फीटस बाहर आता है, मतलब बच्चा बाहर आता है। ठीक है। अच्छा, 8 वीक तक हम उसको एम्ब्रियो बोलते हैं, 8 वीक के बाद उसको फीटस बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इधर देखो। अब ह्यूमन गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, देखो समझना। ह्यूमन गेस्टेशन पीरियड ये होता है, देखो बात करें, या तो बात करें 38 वीक, वीक में काउंट करो तो, या बात करें जो है इसको आप लोग बात करें 280 डेज, या बात करें 9 मंथ प्लस 7 डेज आइडियली। और इन सब में +- 7 डेज चलते हैं। वो नॉर्मल है, वो एग्जैक्ट नॉर्मल है। अच्छा, कई बार हम लोग एक वर्ड सुनते हैं, बात करें जो है ईडीडी। क्या सुनते हैं? नाम सुना कभी? एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। तो जैसे कोई फीमेल है, वो प्रेग्नेंट है, तो जो गायनेकोलॉजिस्ट है उसको उसी दिन बता देती जिस दिन वो फर्स्ट टाइम पता लगा कि प्रेग्नेंट है, कि आपको इस दिन जाके बच्चा होगा। तो उसको निकालने का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। उस फीमेल से बस इतना पूछो, गेट मिला, उस फीमेल से बस इतना पूछो कि भाई मैडम, आपको लास्ट मंथ मेस्ट्रो साइकिल कब आया था? जैसे भी अप्रैल चल रहा है, वो फर्स्ट टाइम फीमेल वो डॉक्टर के पास गई कि भाई वो प्रेग्नेंट है, उसको डाउट है, आपने कंफर्मेटिव टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट किया, ठीक है, ठीक है पॉजिटिव है, या यूरिन टेस्ट ही कर लिया। अब उससे बस इतना पूछो कि लास्ट टाइम आपको मेंसेस कब आया, तो बोलेगी कि मार्च में इतनी डेट को आया था, वो फर्स्ट डे था। तो याद रखना, उस दिन से ही काउंट करते हैं 9 महीने प्लस 7 दिन आइडियली। यानी ईडीडी क्या होता है? एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेस्ट्रुअल साइकिल, और यहीं से सीधा 38 वीक काउंट कर दो। बस आप उसी दिन फीमेल को बता दोगे कि भाई इस दिन आपकी बात करें जो है पार्चुरेशन होगा, डिलीवरी होगी। और बोलो, तो घर पे भी कोई फीमेल निकाल सकती है। बस फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेस्ट्रुअल साइकिल, वहां से 38 वीक काउंट करते हैं। और एक घर की बात बताऊं, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एवोल्यूशन अब ईडीडी घटती जा रही है, मतलब गेस्टेशन ह्यूमन का घटता जा रहा है, क्योंकि बच्चा जल्दी एडवांस हो रहा है। पहले 9 महीने 7 दिन के होते थे। हम ज्यादातर जो यहाँ लोग बैठे हुए, हम में से ज्यादातर लोग 8.5 महीने के आसपास के हैं, क्योंकि नॉर्मली अब ह्यूमन गेस्टेशन घट रहा है। इवोल्यूशन में जल्दी एडवांस हो रहे हैं, तो गेस्टेशन पीरियड हमारा घटता जा रहा है, क्योंकि हम जल्दी 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 एडवांस होते जा रहे हैं। समझ में? हाँ। अच्छा, 97% ह्यूमन पॉपुलेशन ईडीडी के पहले ही पैदा हो जाती है। मतलब आपके घर में किसी को डेट दे रखी हो तो लिख के ले लेना, वो हर हाल में उससे पहले पैदा होगा। 97% केस में ईडीडी के पहले हो जाता है, क्योंकि गेस्टेशन अब घट रहा है। अरे बोलो, अरे बोलो भाई। इस तरह से होता है। अब पार्चुरेशन कैसे होता है, देखो समझना, दो चीजें होती है। ऐसा नहीं कि फिटस खुद ही बाहर आना चाहता, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं यहाँ पर। हमें लगता है कि पार्चुरेशन एक दिन का या कुछ घंटों का प्रोग्राम है। नहीं नहीं नहीं, ये पूरे एक महीने का प्रोग्राम होता है। कैसे, मैं बताता हूँ। लगभग लगभग 34th वीक से प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो धीरे धीरे कम बनना स्टार्ट हो जाएगा प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा धीरे धीरे प्रोजेस्ट्रॉन कम बनाना शुरू करेगा, क्योंकि फीटस अब मैच्योर हो चुका है, प्लेसेंटा भी बात करें वेल डेवलप हो चुका है, और अब उनको बाहर आने की जल्दी है।
तो 34 वीक से ही धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन बनना कम हो जाएगा प्लेसेंटा से। तो प्लेसेंटा एक तरह से दीवार है माँ और बच्चे के बीच का टिश्यू, तो ये खुद ही प्रोजेस्टेरोन बनाता है और खुद ही खुद को मेंटेन करता है, क्योंकि प्लेसेंटा दीवारें ही तो है क्या, अरे बोलो। तो होगा क्या मेरे भाई कि जैसे जैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन आएगा, एकदम से डाउन नहीं आएगा, 34 वीक, 35, 36, 37, 38, एक ना एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन प्रोजेस्टेरोन का सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा। भाई एक तो होता है लेवल डाउन होना और एक होता है लेवल स्ट्रोक होना। तो प्लेसेंटा अभी टूटेगा नहीं, लेकिन उसकी हाँ मजबूती थोड़ी कमजोर हो जाएगी, क्योंकि उसने खुद ने प्रोजेस्टेरोन कम किया, तो रिवर्स में प्रोजेस्टेरोन खुद उसको मेंटेन करता है, अरे बोलो। तो एक तरह से धीरे धीरे उसकी मजबूती कम होगी और एक ना एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन बात करें प्रोजेस्टेरोन बनना बंद हो जाएगा प्लेसेंटा से, तो फिर उस दिन प्लेसेंटा टूटना स्टार्ट होगा और इसी को बोलेंगे रप्चरिंग ऑफ प्लेसेंटा। टूटता हुआ प्लेसेंटा सबसे पहले बनाएगा रिलैक्सिन, क्या बनाएगा, और रिलैक्सिन पेल्विक गर्डर को वाइड करना स्टार्ट करेगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट को वाइड करना स्टार्ट करेगा, और जो बर्थ कैनाल है उसको लुब्रिकेट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, क्या हो गया, अच्छा। तो ये बात करें जो है बर्थ कैनाल को लुब्रिकेट करेगा, पेल्विक गर्डर को वाइड करना स्टार्ट करेगा। और मैंने अभी बोला कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। तो जब ये कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है ना भाई हो, तो इसमें पता है क्या होगा, टूटते हुए प्लेसेंटा से हार्मोन तो रिलीज हो ही गया, वो अपना काम करेगा, लेकिन ब्रेक होते हुए प्लेसेंटा से, रप्चर्ड प्लेसेंटा से एक सिग्नल जाएगा, एक न्यूरो सिग्नल जाएगा, बात करें माँ के हाइपोथैलेमस को, कि आप बनाओ ऑक्सीटोसिन, क्या बनाओ, ऑक्सीटोसिन मेन हार्मोन होता है पार्चुरेशन का। हमारे एनसीईआरटी में पीछे क्वेश्चन दिया हुआ है कि सपोज किसी फीमेल में प्रेगनेंस पार्चुरेशन के लेबर पेन्स स्टार्ट नहीं हो रहे, तो हम उसको क्या देंगे कि उसमें लेबर पेन से स्टार्ट हो जाए, स्लो आईवी का ऑक्सीटोसिन। स्लो आईवी समझते हो, आईवी मतलब इंट्रावीनस वेन में लगने वाला इंजेक्शन, स्लो आईवी मतलब ड्रिप, स्लो आईवी मतलब तो धीरे धीरे आती है टपक टपक, अरे बोलो। तो वो स्लो आईवी को बोलते हैं, उसमें अपन ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन डाल देंगे तो फीमेल को लेबर पेन से स्टार्ट हो जाएंगे। तो फीमेल में क्या हुआ, प्लेसेंटा रप्चर होने लगा, उसने फटाफट रिलैक्सिन बनाया और रिलैक्सिन पेल्विक गर्डर को वाइड करना शुरू करेगा, और टूटते हुए प्लेसेंटा से एक सिग्नल जाएगा माँ के हाइपोथैलेमस को, माँ का हाइपोथैलेमस फटाफट पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ऑर्डर देगा कि चलो आप बनाओ ऑक्सीटोसिन, क्या बनाओ, और भयंकर पॉजिटिव फीडबैक आएगा ऑक्सीटोसिन का, इतना ऑक्सीटोसिन, इतना ऑक्सीटोसिन, इतना ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। एक बात बताओ मेरे भाई, एक इतने से अंडे को रिलीज करने के लिए आपको 6 से 10 गुना एलएच चाहिए था, तब जाके इतना सा अंडा बाहर आया। तो यहाँ तो पूरा बेबी बाहर आएगा, पूरा फिटस बाहर आएगा, तो सोचो ऑक्सीटोसिन कितना ही चाहिए होगा, कोई गुना ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। अच्छा पता है क्या, ऑक्सीटोसिन ब्लड में आ गया, लेकिन पता लगा इतने तो रिसेप्टर ही नहीं है ऑक्सीटोसिन के, क्योंकि ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर होंगे यूट्रस की मायोमेट्रियम पर, जो बच्चों को चारों तरफ से कवर कर रहा है, अरे बोलो। तो मायोमेट्रियम पर पता लगा इतने तो रिसेप्टर ही नहीं है, तो पता है क्या होगा, अब रिसेप्टर डेवलप करो। तो क्या होता है कि डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ, और ग्रोथ दो चीजें कराता है, या तो ग्रोथ हार्मोन कराता है या एस्ट्रोजन कराता है, बोलो। तो यहाँ पर एस्ट्रोजन भी बनवा सकते हैं। तो क्या होगा, फीटस जो है वो कोर्टिसोल भेजेगा, क्या भेजेगा, बच्चे ने खुद ने कोर्टिसोल भेजा, क्योंकि उसको भी मैच्योर हो चुका है। फीटल कोर्टिसोल बात करें, टूटते हुए प्लेसेंटा से माँ के ब्लड में आएगा, और माँ का ब्लड रिवर्स में टूटते हुए प्लेसेंटा को ऑर्डर देगा कि देख भाई तू तो टूट रहा है, ऐसा कर यार एस्ट्रोजन बना जा। बोले अब आपको एस्ट्रोजन क्यों चाहिए, बोले यार हमको एस्ट्रोजन से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि मायोमेट्रियम के रिसेप्टर डेवलप करा दे, और एस्ट्रोजन ग्रोथ कराता है, और रिसेप्टर मतलब ग्रोथ ही, अरे बोलो। तो टूटता हुआ प्लेसेंटा फट 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 एकदम से खूब सारा एस्ट्रोजन बनाएगा, और ये एस्ट्रोजन क्या करेगा, जो मायोमेट्रियम मसल है यूट्रस में, उसमें मोर देन 100 टाइम, 100 गुना से भी ज्यादा ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर डेवलप करवा देगा। तो जितना भी ऑक्सीटोसिन आया था पिट्यूटरी से, सबको मिल जाएगा रिसेप्टर, क्या मिल जाएगा, और बस फिर फीमेल में भयंकर यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, क्या स्टार्ट हो जाएंगे, भयंकर यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। और एक बार उसमें भयंकर यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो गए, तो बात करें जो इसको लेबर पेन से स्टार्ट होंगे, क्या स्टार्ट होंगे, मैंने लेबर पेन्स बोला है, पेन नहीं बोला, क्योंकि पेन्स इसलिए क्योंकि दर्द रुक रुक कर उठते हैं प्रैक्टिकली, थोड़ा उठा फिर डाउन हुआ, फिर उठा फिर डाउन हुआ, और इंटेंसिटी लगातार बढ़ती जाएगी, अरे बोलो। तो लेबर पेन होता है, और फीमेल को भयंकर लेबर पेन होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भयंकर स्टार्ट हो जाएंगे, और उसको एक तरह से अनबियरेबल पेन होगा, तो फीमेल बुरी तरह से रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी। इसीलिए तो जिस भी रूम में फीमेल की डिलीवरी होती है, कभी भी उसको डिलीवरी रूम नहीं बोलते, हमेशा उसको लेबर रूम बोलते हैं, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने नाम ही दे दिया लेबर रूम, क्योंकि लेबर पेन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पेन है ऑन प्लैनेट। किसी भी एनिमल प्लांट या मतलब पूरी एनिमल डाइवर्सिटी में किसी को भी होने वाला ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पेन होता है, इसलिए फीमेल को अनबियरेबल पेन होता है।
अनबियरेबल पेन होता है क्योंकि पूरा बेबी डिलीवर्ड होगा वहां से, जो सर्विक्स बहुत ज्यादा नैरो थी, जो कुछ की थी, वहां से पूरा बेबी डिलीवर्ड होगा। तो सोचो बर्थ केनाल जिसमें वेजाइना और सर्विक्स आता है जो कि बहुत नैरो होती है, वहां से एक पूरा बेबी बाहर आएगा, तो सोचो अनबियरेबल पेन होता है। तो लेबर पेन ही बोलते हैं बात करें, इसीलिए तो जो लेबर रूम होते हैं वो किसी हॉस्पिटल में काफी अंदर होते हैं, ताकि बाहर तक उस फीमेल की रोने चीखने चिल्लाने की आवाजें ना आए। अरे बोलो, ऑब्वियस ही बात है, बात करें, ठीक है। हाँ, ये तो पता लगा बाहर जो दूसरे पेशेंट है वो हार्ट अटैक आ जाए उनको। हाँ सही बात है। तो होता क्या, लेबर पेन होगा, और इसमें क्या होगा, सबसे पहले बच्चे का हेड बाहर आएगा, क्योंकि याद रखना बच्चे का हेड नीचे की तरफ होता है, वो टुवर्ड्स द पेल्विस होता है, अरे मतलब सर्विक्स होता है। तो बच्चे का हेड सबसे पहले बाहर आता है, और हेड ही सबसे पहले नजर आता है, उसको बोलते हैं क्राउनिंग। क्या होता है, तुम लोगों ने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट करके, उसमें भी वो आमिर खान ये बोलता है कि हाँ भाई, वो करीना कपूर बोलती है क्राउनिंग, बच्चे का हेड नजर आ रहा है। क्योंकि माँ की जो बर्थ केनाल है वो जो वाइड होगी, तो बच्चे का हेड सबसे पहले, और स्पेशली ऑक्सीपिटल लोब नजर आता है सबसे पहले, क्योंकि वही नीचे होता है। और एक बार हेड बाहर आ गया तो फीमेल को अनबिहेवियर पेन होगा, और उसको डायाफ्राम पुश करने के लिए बोला जाएगा कि आप डायाफ्राम को पुश करो, क्योंकि डायाफ्राम ही ताकत लगाता है। तो जितना डायाफ्राम पुश करेगी उतना जल्दी बेबी बाहर आएगा, और उतना जल्दी उसको दर्द से निजात मिलेगा। अरे बोलो, तो भयंकर पेन होता है। आगे का पेल्विक गर्डर जो होता है ये तक वाइड हो जाता है, इवन दो पीछे का जो इलियोसेक्रम जॉइंट है, इलियम बोन और सेक्रम बोन, जो हमारा हिप जॉइंट होता है पीछे की तरफ, ये तक लूज हो जाता। तो सोचो कितना भयंकर पेन होता होगा कि फाइब्रस जॉइंट तक मूवेबल हो गए, क्योंकि फाइब्रस जॉइंट मूवेबल थोड़ी ना होते हैं। अरे बोलो, तो फीमेल को अनबियरेबल पेन होता है, और इसी को हम लेबर पेन्स बोलते हैं। और बच्चे का सबसे पहले हेड बार आता है, और उसके बाद हेड बार आ गया तो फिर बच्चा सरकता बाहर आ जाएगा, क्योंकि आप देखना न्यूबॉर्न बच्चे का हेड का डायमीटर एज कंपेयर टू पेक्टोरल गर्डर और पेल्विक गर्डर ज्यादा होता है। तो मेन डायमीटर वाला पार्ट बाहर आ गया तो बाकी का तो डायमीटर छोटा होता है, ऐसे आ जाएगा। ये नॉर्मल डिलीवरी होती है, यानी सबसे पहले हेड बाहर आता है। लेकिन बच्चा कई बार क्या होता है, अंदर घूम जाता है, जैसे उसके लेग बाहर आ गए वजाइना से, तो फिर इनको ब्रीच डिलीवरी बोलते हैं, क्योंकि ये एबनॉर्मल एक तरह से। क्योंकि पता लगा बच्चे का पेल्विक गर्डर माँ के पेल्विक गर्डर में फंस गया, बच्चे का पेल्विक टांगे तो लेग्स तो बाहर आ गए उसके, और पता लगा यहाँ वाला पार्ट फीमेल के उसके बर्थ के नाले में फंस गया। तो इनको ब्रीच डिलीवरी बोलते हैं, जैसे तैसे करके इनको निकाल के करेंगे, नहीं तो सब सिजेरियन करेंगे। अरे बोलो, समझ में आया? तो बच्चा अंदर फोल्ड हो जाता है, बात करिए घूम जाता है। अब किस किस केस में सिजेरियन करते हैं वो भी सुन लो। अच्छा, बच्चा जब सबसे पहले बाहर आता है ना, तो सबसे पहले उसका अम्बिलिकल कोड काटते नहीं है, पहले उसको फोल्ड करके क्लिप लगाते हैं अम्बिलिकस पे, क्योंकि आपने डायरेक्ट काट दिया तो पूरा ब्लड है ना बाहर आ जाएगा, नल के पानी की तरह, टेप वाटर की तरह। क्या डायरेक्ट सप्लाई है भाई? तो पहले फोल्ड करो, क्लिप लगाओ, फिर काटो, नहीं तो पूरा ब्लड बाहर आ जाएगा। अरे बोलो, बच्चा ऑन द स्पॉट ही मर जाएगा। और उसके बाद बच्चे के एमनियोटिक फ्लूइड को नाक और मुंह में से साफ करते हैं, क्योंकि सांस लेना जरूरी है। और याद रखना, बच्चे के लंग्स अभी तक नॉन फंक्शनल थे, क्योंकि कंप्लीट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में लंग्स नॉन फंक्शनल होते हैं, एक्सेप्ट लंग्स सारे ऑर्गन फंक्शनल होते हैं। क्योंकि बच्चे को अंदर एटमोस्फियर कहाँ है, वो कहाँ से सांस लेगा, उसको ऑक्सीजन चाहिए थी, वो अम्बिलिकल कॉर्ड से मिल रही प्लेसेंटा के थ्रू। अरे बोलो, तो बच्चा जिससे बाहर आएगा, प्लेसेंटा तो टूट ही रहा है, अम्बिलिकल कोड आपने काट ही दिया, उसकी ऑक्सीजन सप्लाई रुक चुकी है, और उसकी ऑक्सीजन सप्लाई जब रुक चुकी है, तो उसको जितना जल्दी वो रोएगा, इसका मतलब वो सांस ले रहा है। क्योंकि रोता कोई भी पर्सन तब है जब उसके लंग्स से निकलने वाली एयर वोकल कॉर्ड से टकराती है, यही तो साउंड होता है। आप रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे हम लोग, तो भाई मेरे वो रो रहा है, इसका मतलब वो हेल्दी और जिंदा है। वो नहीं रोता ना, तो डाउट होता है कि निमट तो नहीं गया, मतलब मरा बच्चा तो पैदा नहीं हुआ, या मर तो नहीं गया बाहर आने के बाद। अरे बोलो, तो जल्दी जल्दी उसको रुलाया जाता है, जैसे तैसे करके एन केन प्रक्रिया, एनी हाउ उसको रुलाओ, यानी उसको बात करें ब्रीथ कराओ, क्योंकि ब्रीथ नहीं करेगा तो न्यूरॉन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और थोड़ा भी बच्चा डिलेड क्राई करेगा ना, चलो क्राई भी गा लेकिन डिलेड किया, तो बच्चा उसमें मेंटल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि न्यूरॉन एक बार मर गए तो दोबारा कभी रीजनरेट नहीं करते। तो जितना बच्चा डिलेड क्राई करेगा उतना जल्दी उसके मेंटल होने के चांसेस बढ़ेंगे, और जितना जल्दी रोएगा इसका मतलब बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, कोई समस्या नहीं है। जितना जल्दी रोया इसका मतलब डॉक्टर खुश। अरे बोलो, और जितना लेट रोया वो टेंशन में आता जाएगा कि निपट ना जाए बच्चा। अरे बोलो, तो उसको एनी हाउ रब करेंगे उल्टा करके उसको, ताकि डायाफ्राम भी पीछे जो है न्यूरो ने काम करे, डायाफ्राम काम करना काम करे, डायाफ्राम ईआईसीएम काम करे, और नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो, सकन लंग्स होते हैं हमारे, एयर को सक करे फिर रोएगा। अरे बोलो, रेजिडुअल वॉल्यूम उसके लंग्स में जाएगा पहली बार में। बोलो बोलो बोलो, तो लंग्स नॉन फंक्शनल होते हैं, और बच्चा रोना जरूरी है। रो रहा है इसका मतलब हाँ भाई बच्चा जिंदा है, मस्त रो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे समझ में? ये होता है पार्चुरेशन। कोई डाउट है किसी को? अच्छा, सीजेरियन भी होते हैं कुछ कुछ केस में, कह आपके सिलेबस में नहीं है, पर सुन लो किन किन केस में। जैसे महिला को भयंकर बीपी की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, तो उसको फिर सिजेरियन नहीं देते। सिजेरियन मतलब सी सेक्शन, लोअर अम्बिलिकस, मतलब फीमेल का जो एब्डोमेन है उसमें यूट्रस वाले पार्ट पे सी सेक्शन में कट लगा के बच्चे को यहीं से बाहर निकाल लेते हैं। अरे बोलो, इसको बोलते हैं सिजेरियन।
सी सेक्शन। और ये कब करेंगे? बहुत सारे केसेस के मोटे मोटे सुन लो, जैसे कि फीमेल को भयंकर बीपी की प्रॉब्लम है। अब नॉर्मल डिलीवरी का यदि आपने रिस्क लिया तो ऑक्सीटोसिन वगैरह ये हार्मोन इतने लेवल बढ़ेंगे ना कि हार्ट अटैक आ जाएगा ऑन द स्पॉट ही, क्योंकि बीपी बढ़ेगा उस समय। सोचो जो बॉडी में इतने बड़े बड़े चेंज आ रहे हैं, बीपी नहीं बढ़ेगा, एंजाइटी वैसे हो जाएगी। अरे बोलो, तो ऑन द स्पॉट ही हार्ट अटैक आ जाएगा। किसको? माँ को कि बच्चे को? बच्चे को। माँ की आर्टरीज तो क्या मजबूत होती है, माँ तो उस बीपी को झेल जाएगी, लेकिन बच्चा नहीं झेल पाएगा, क्योंकि बच्चे की आर्टरीज बड़ी सॉफ्ट है, वो थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ने से फट जाएगी और बच्चा अंदर ही मर जाएगा। पता लगा मरा हुआ बच्चा बाहर आ रहा है। तो हाई बीपी में रिस्क नहीं लेते, सीजरियन कर देते हैं, बिफोर टाइम ही कर देते हैं। अरे बोलो, क्योंकि ज्यादा रिस्क आपने टाइम लगाया तो बच्चे को हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है। बोलो, आ जाता है, क्योंकि बच्चे की आर्टरीज तो सॉफ्ट होती है। हाँ। और दूसरा, जैसे महिला को पोलियो है, बोन आडी टेढ़ी हो गई उसकी, पेल्विक बोन, तो बच्चा बाहर कैसे आएगा फिर? या फिर बच्चे ने अम्बिलिकल कोड को गले में लपेट लिया, 4-5 ऐसे फोल्ड कर गया। हम लोग आम आदमी, आप आम डॉक्टर बनोगे, अब तुम कोई रोबोट पिक्चर के रजनीकांत तो हो ही नहीं कि अंदर ही घुमा दोगे ऐसे ऐसे कर करके। अरे बोलो, तो फिर उस केस में भी आप सिजेरियन नहीं करोगे। और या फिर महिला की हाइट कम है, तो जिन महिलाओं में हाइट कम होती है उनमें सिजेरियन ज्यादा होता है। आप कहोगे सर ये कौन सी बात हुई? मैं बताऊं, जैसे महिला की हाइट कम है तो उनमें सिजेरियन ज्यादा होती है। क्यों? जैसे महिला की हाइट तो कम है, लेकिन उसने गलती ये की कि उसने बात करें, शादी की किसी हट्टे कट्टे बात करें हाइटेड पर्सन से। अब इसमें जेनेटिकली मिसमैच होता है। जेनेटिकली कैसे? जैसे महिला की हाइट है कम और उसके जो हस्बैंड है उसकी हाइट ज्यादा है, और F1 जनरेशन द्वारा सपोज की लड़का ये, और वो बिल्कुल फादर पे गया है, कैपिटल T हाइट वाला फादर पे आ गया, और उससे भी ज्यादा लंबा चौड़ा होगा, तो बच्चा क्या होगा? ज्यादा अट्टा कट्टा होगा, उसका स्कल भी बड़ा होगा। अब फीमेल है छोटी, तो पेल्विक गर्डर भी छोटा, तो बर्थ की नाल भी छोटी, लेकिन जो टाबर है उसका हेड तो बड़ा है, क्योंकि वो तो पापा को गया है। अरे समझ रहे हो बात को? तो फिर क्या होगा? बच्चा बाहर कैसे आएगा? तो उस केस में सिजेरियन ज्यादा होता है। आया? तो जो अच्छी हाइटेड फीमेल्स होती है उनमें सिजेरियन कम होते हैं, और कम हाइट की महिलाओं में सिजेरियन ज्यादा होते हैं। लेकिन हाँ, यदि हस्बैंड भी कम हाइट का है तो फिर क्यों होगा? बच्चा आके जान खाता है मेरी कि सर फीमेल की हाइट कम है, हस्बैंड की। अरे तो फिर जेनेटिकली दोनों सेम हो गए ना भाई। फीमेल की हाइट कम है और हस्बैंड की हाइट भी राजपाल यादव के बराबर ही, तो अब क्यों होगी बात करें भाई? खुद दोनों दोनों बात करें सेंटीमीटर, तो बच्चा तो मिलीमीटर होगा। अरे बोलो, तो नहीं होगा, इसमें नॉर्मल हो जाएगी। समझ में आ गया? अरे बोलो। ठीक है, तो अब मैंने जो बोला है इसको मैं लिख देता हूँ, लिख दो। चलिए, देखो दो चीजें होती है, बात नहीं। वेल डेवलप्ड फिटस और मैच्योर प्लासेंटा, ओ बात नहीं भाई। तो दोनों साइमल्टेनियसली पार्चुरेशन का प्रोग्राम करते हैं। सबसे पहले वेल डेवलप्ड प्लेसेंटा से यहां पर सबसे पहले होगा, बात करें जो है, प्रोजेस्टेरोन सिंथेसिस इनहिबिट। प्रोजेस्टेरोन सिंथेसिस एक ना दिन इनहिबिट होगा, तो ये हो जाएगा रप्चरिंग ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा रप्चर हो जाएगा। प्लेसेंटा जब रप्चर होगा, तो रप्चर होता हुआ प्लेसेंटा सबसे पहले भेजेगा रिलैक्सिन। क्या भेजेगा? और रिलैक्सिन वाइडनिंग करना शुरू कर देगा, वाइडनिंग ऑफ पेल्विक गर्डर और लुब्रिकेशन टू बर्थ कैनाल। अब सुनो, रप्चरिंग प्लेसेंटा से भाइयों एक न्यूरो सिग्नल जाएगा, न्यूरो सिग्नल टू हाइपोथैलेमस ऑफ मदर। मदर की न्यूरो सिग्नल, मदर को न्यूरो सिग्नल जाएगा हाइपोथैलेमस को, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ऑर्डर देगी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी बनाएगी ऑक्सीटोसिन। क्या बनाएगी? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन रिलीज बाय पिट्यूटरी। पता लगा ऑक्सीटोसिन तो बहुत सारे आ गए, पर इतने तो रिसेप्टर ही नहीं है, तो साइमल्टेनियसली बच्चा भी तो कुछ करेगा। बच्चा भेजेगा फीटल कोर्टिसोल। क्या भेजेगा? अच्छा, फीटल होता है, माँ का नहीं होता। फीटल कोर्टिसोल मैं लिख देता हूं, वाया रप्चर्ड प्लेसेंटा। वाया वाया रप्चर्ड प्लेसेंटा, ये आएगा मदर्स ब्लड। कहां पर आएगा? कहां आएगा? माँ के ब्लड में आएगा, और माँ का ब्लड रिवर्स में इसको ऑर्डर देगा, माँ का ब्लड रिवर्स में इसको ऑर्डर देगा। ये क्या करेगा? इंक्रीज्ड सिंथेसिस, इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन
फ्रॉम रप्चर्ड प्लेसेंटा, टूटते हुए प्लेसेंटा से एस्ट्रोजन बनेगा, और पता ही क्या होगा, मोर देन 100 टाइम्स ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर, more than 100 times oxytocin receptor developed on myometrium। तो जितना भी ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ है सबको मिल जाएंगे रिसेप्टर, क्या मिल जाएंगे, और एक बार रिसेप्टर मिल गए तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट होंगे। क्या स्टार्ट होंगे भाइयों, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट होंगे, और फीमेल में स्टार्ट हो जाएंगे लेबर पेन्स। क्या हो जाएंगे, अब अपने नीट में आने वाले कॉमन से क्वेश्चन सुनो। मेन हार्मोन है प्रेगनेंसी पार्चुरेशन का ऑक्सीटोसिन। क्या एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के लेवल में जबरदस्त चेंज आता है? हाँ जी, प्रोजेस्टेरोन तो डाउन जाता है, एस्ट्रोजन अपर जाता है। हाँ तो रेशो बढ़ा ना भाई, प्रोजेस्टेरोन तो डाउन हुआ लेकिन एकदम से एस्ट्रोजन बढ़ा, तो याद रखना एकदम से एस्ट्रोजन हुआ तो रेशो तो बढ़ा ना। ये क्वेश्चन था आपकी एपीएमटी में। अरे बोलो, बस इतना ही आता है, चेपो इसको। ऑनलाइन वालों कोई डाउट हो तो पूछो। अच्छा सुनना, जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है ना, वो प्लेसेंटा तो तब बनाता है जब पार्चुरेशन करना है, बाकी टाइम नहीं बनाएगा। लेकिन हर महीने हर फीमेल में जो कॉर्पस ल्यूटेम बनता है ना, वो भी थोड़ा सा रिलैक्सिन बनाता है, लेकिन वो थोड़ा सा बनाता है ओवरी से। ओवरी में कॉर्पस ल्यूटेम बनाता है, और ये क्या करेगा, प्रेगनेंसी को फेवर करता है। ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रोककर इम्प्लांटेशन को फेवर करता है। किसको फेवर करता है? तो एनसाइड में ये लिखा हुआ है कि रिलैक्सिन ओवरी से रिलीज होता है, तो वो तो थोड़ा सा होता है, बट मेनली पार्चुरेशन के टाइम रिलीज होता है, जो पेल्विक गर्डर को वाइड करने के लिए चाहिए। समझ में? चलिए, अरे नॉर्मली रिलैक्सिन हर मंथ रिलीज होगा, प्यूबर्टी से मेनोपॉज तक, हर मेस्ट्रुअल साइकिल में। हाँ चलो लिख लिया। चलो तो देखो, हाँ अब आता देखो, क्या बोल रहा था मैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अच्छा लास्ट में जो सबसे लास्ट पेज में जो दे रखा है ना, नहीं है सिलेबस में, काटो उसको पूरे को। प्राइमी, मल्टीग्रेविडा, विनिंग, सब कुछ लिख रखा है, सबसे लास्ट पेज को काट दो, कुछ नहीं है, पूरा पेज ही काट दो, पूरा पेज काट दो। नया चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसमें ऑलरेडी जितना दे रखा नोट्स, बस उतना ही, वो सेल्फ है उसको, कौन से महीने में क्या बनता है। अच्छा सुनो, बातचीत नहीं, अरे वही बातचीत, वो सेल्फ स्टडी, उसमें कुछ नहीं है, उसको रटना होता है। फिर क्या है? तो उसमें मैं क्या करूं, बंद कर उसको। इधर देखो, अब हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अच्छा एनसीईआरटी में देखो, जो बच्चे फर्स्ट टाइम एलएन में बता दूं, एनसीईआरटी में जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ दिया हुआ है ना, उसको हम लोग एलएन में 3 पार्ट में पढ़ाते हैं। इसका डेमोग्राफी वाला पार्ट आपको इंसाफ सर निकोलॉजी में पढ़ा दिया, एसटीडी वाला पार्ट पीजी सर ने पढ़ा दिया, बचा हुआ जो कॉन्ट्रासेप्शन वाला पार्ट है वो मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा।
और इसमें मॉड्यूल में जितना दे रखा है वो ऑलरेडी लिमिटेड है, तो उसमें नोट्स की जैसी कोई जरूरत नहीं है। ऑलरेडी शॉर्ट में दे रखा हम लोगों ने, ऑलरेडी वो एनसीईआरटी बेस ही दे रखा, उसमें कुछ भी नहीं है और उसमें आता भी उतना ही है। और सुनना, हर साल इस अकेले पार्ट से जो मैं पढ़ा रहा हूं, अकेले पार्ट से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। एक क्वेश्चन आईवीएफ का पक्का है, एक क्वेश्चन आईयूडी से रिलेटेड पक्का है, और तीसरे क्वेश्चन में पूरा चैप्टर आता है, या तो हाउ मैच द कॉलम आता है या स्टेटमेंट आता है, जिसमें पूरा चैप्टर पूछ लेता है वो कि कौन सा मेथड, कौन सा फिजिकल है, केमिकल है, हार्मोनल है, क्या है। उस अकेले में सब कुछ आ जाएगा। तो भाइयों अलर्ट होके इधर देखो। और ये मुझे पता है तुमको हो सकता है चैप्टर अभी तक पूरा समझ में आ गया हो, और मेडिसिन में तुम फिर उलझ जाओगे, और क्वेश्चन वहीं से आते हैं। और सबसे ज्यादा उलझते हो तुम लोग हार्मोनल पार्ट में, और आईयूडी के आंसर तुम गलत लगाते हो। तुम जो सोचते हो कभी नहीं होता, आंसर वही जाएगा जो मैं आपको बताऊंगा। तो शांति से सुने। हाँ, इधर देखो। सबसे पहले 1947 में इसका सबसे पहले सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी कई बार पूछे जाते हैं नीट में, पहले वो सुनो। 1947 में देखो हम लोग आजाद हुए, पर देश की पॉपुलेशन उस समय 36 करोड़ के आसपास थी। तो वो पॉपुलेशन भी शुरुआत के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको बहुत ज्यादा लगी। तो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री ऑन प्लेनेट, सब पहली बार फैमिली प्लानिंग लाया गया 1951 में। ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ था इस कानून का, लेकिन पास से 1950 में हो गया था। और हमारे एनसीईआरटी में 1951 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1951। देखो इसका एक ही लॉजिक है, बात नहीं। अब चैप्टर थोड़ा सा सेंसिटिव है, ऐसा नहीं तुम कुछ भी बोलोगे, शांति से बैठे रहना, है ना? नहीं कैमरा बंद करके बिठाई कर दूंगा, ठीक है ना? हाँ, कैमरे के सामने सामने। हाँ। शांति से बैठे ना, चैप्टर थोड़ा सेंसिटिव है तो थोड़ा सा अपने लिमिट में रह के सुने। और मैं आपसे चैप्टर में सजेशन नहीं मांगूंगा, मैं बोलूंगा चुपचाप सुन लेना। हाँ। बच्चे खुद का दिमाग लगाते हैं, और जो दिमाग है नहीं वो लगा लेते हो तुम लोग, है ना? इधर देखो, तो शांति सुनो। सबसे पहले 1951 इंडिया वाज द ओनली कंट्री ऑन फर्स्ट कंट्री ऑन प्लैनेट जिसमें फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लाया गया। क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल इसलिए जरूरी था क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की बहुत ही बेकार थी। अच्छा, इंडिया में पॉपुलेशन इतनी बढ़ क्यों रही थी? क्योंकि इंडिया में बहुत सारे कारण थे। एक तो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री था, लोगों को ज्यादा मेंबर चाहिए थे। दूसरा, लोग अश्योर नहीं थे कि लोग मर जाते थे, क्योंकि वैक्सीन था नहीं, एंटीबायोटिक वगैरह थे नहीं, तो मैक्सिमम लोग मर जाते थे। तीसरा, खानदान का चिराग चाहिए लड़का, तो जब तक चिराग ना हो तब तक चिरागनियां होती रहती थी। ये पता नहीं कहाँ से ये एक लॉजिक आ गया कि खानदान का चिराग लड़का होता है। ये पता नहीं कहाँ से, कि खानदान का कोई लॉजिक नहीं होता। हम सब आदिवासी थे आज से 10,000 साल पहले, हाथ में लिया भाला और दिन भर किया झिंगा लाला। तो खानदान का लॉजिक पता नहीं कहाँ से इंडियंस के अंदर आ गया, क्योंकि हम सबसे प्रिमिटिव कल्चर है, इस प्लानेट का सबसे पुराना कल्चर इंडियन है। तो मिथ भी बहुत सारे भरे हुए हमारे, मिथ भी बहुत सारे भरे हुए। तो पॉपुलेशन में वो भी बात करें, रोल प्ले करते हैं कि खानदान का चिराग चाहिए। फिर ऊपर से बात करें जो है मेंबर ज्यादा होने चाहिए। और लोग अश्योर नहीं थे, क्योंकि वैक्सीन एंटीबायोटिक कुछ थे नहीं, तो मैक्सिमम बच्चे मर जाते थे। तो पहली बार एक कानून आया हमारे, बात करें पार्लियामेंट में 1951 में। इसमें लोगों को समझाया गया कि भाई आप बच्चे कम पैदा करो। तो लोगों ने कहा कि हम बच्चे पैदा कम क्यों करें? तो लोगों ने, प्राइम मिनिस्टर ने सबको श्योर कर दिया कि चलो भैया आज से सारी चीजें फ्री, हॉस्पिटल फैसिलिटीज, डॉक्टर, मेडिसिन, नर्सिंग सब फ्री। तो लोग कुछ तो श्योर हुए। पर दूसरी बात ये कि एक बात बताओ, 1951 में दिल्ली में कोई कानून लागू हुआ, रूरल एरियाज ऑफ इंडिया, चाहे फिर झारखंड के जंगल हो, छत्तीसगढ़ के जंगल हो, या राजस्थान में बाड़मेर के रेत के धोरे हो, वहां पर उन लोगों को कौन जाके बताएगा कि दिल्ली में कानून बना है? क्योंकि उस समय आपके पास कोई कम्युनिकेशन तो था नहीं ना, कोई इंटरनेट नहीं था, टीवी नहीं था, न्यूज़पेपर भी नहीं थे, क्योंकि लिटरेसी रेट ही नहीं थी, न्यूज़पेपर कौन छापेगा? थोड़ा दिमाग लगाओ। तो आम आदमी को, और आप आम आदमी की पर्सनल लाइफ में घुस रहे हो। एक बात बताओ, ये कानून 1951 में पार्लियामेंट में इम्प्लीमेंट इसका मतलब हुआ था, लेकिन ये हम 2022 में जी रहे। गांव के लोगों को आज भी इस कानून से कोई मतलब नहीं है, वो आज भी अपने हिसाब से बच्चे पैदा करते हैं। मैं सच बता रहा हूं। दूसरा, एक एग्जाम्पल दूं, इसीलिए हाँ ये नारे लगाए गए क्योंकि हम इनलिटरेट थे। एक्चुअली पॉपुलेशन बढ़ने का सबसे मेन कारण ही इलिटरेसी होता है। क्या होता है?
इलिटरेसी। देखो अंग्रेजों के गुलाम बाकी देश भी रहे, जैसे कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी रहे, कुछ अमेरिकन कंट्रीज भी रहे, लेटिन अमेरिकन भी, साउथ अमेरिकन भी। लेकिन वो लोग क्या हुआ कि जैसे बात करे वर्ड है वो अपना उनका खुद का राज आ गया, लेकिन वो पढ़े लिखे थे तो पढ़े लिखे के पढ़े लिखे रहे। अरे वो पॉपुलेशन में लोगों ने नहीं पढ़े, हम लोग इलिटरेट। एक एग्जाम्पल तो जैसे आप लोग डॉक्टर बन गए, अभी मानो आपसे 3 साल बाद आप लोग 3rd ईयर में हो, आपको सब कुछ कम्युनिटी मेडिसिन सब कुछ आता है, और आपके भाई की शादी हो रही है। समझना, एक एग्जांपल देता हूँ कि देखो एजुकेशन कितनी पावरफुल चीज होती है। भाई की शादी हो रही है, पता लगा भैया IITN है या CA है या कोई IAS अफसर है, कुछ समझ रहे हो बात करें, और भाभी भी IAS अफसर है। अब पता लगा तुमने जाके बोला कि भैया भाभी आप है ना 2 बच्चे ज्यादा पैदा मत करना, आजकल जमाना नहीं है। पता लगा भैया ने वही चाटा लगा दिया आपके गाल पे, बोले तो 2 की बात कर रहे हैं, हम तो 1 ही करेंगे। तुम सोचोगे यार ये तो पढ़े लिखे हैं। अब आप किसी गांव में, किसी भी एरिया में, रूरल एरिया में चले जाओ, और वहाँ कम्युनिटी मेडिसिन जैसे तुमको बोला गया कि जाओ सर्वे करके आओ, MBBS में होता है कम्युनिटी। अब आपको बोला गया कि गांव में, अब शांति से, शांति से, मैंने क्या बोला, मैं तुम्हारे सजेशन नहीं मांग रहा हूँ चैप्टर में, कोई बातचीत करता ना जाए, क्लास से भगा दूंगा, ठीक है ना, चुपचाप बैठे रहो। एक एग्जांपल देता हूँ इंडियन गांव का, किसी भी रूरल एरिया में कहीं भी, चाहे राजस्थान में, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे बिहार में, चाहे हरियाणा में, चाहे कहीं भी चले जाओ। आप किसी गांव में रूरल एरिया में चले जाओ, पता लगा आराम से कोई ताऊ बैठा हुआ है, खाट पे बैठ के गुड़ गुड़ हुक्का पी रहा है। उसके घर के अंदर गए, देखा कि 4 5 6 छोरे छोरी खेल रहे हैं, कूद रहे हैं आराम से, और फीमेल अभी प्रेग्नेंट उसकी वाइफ। आपने ताऊ को बोला, ताऊ कुछ तो शर्म करिए, कितने बच्चे पैदा करेगा? ताऊ बोलेगा इधर आओ, इधर तो आ, इधर आ, तेरे बाप का क्या जा रहा है? सीधी सी बात। आप कहोगे सर सही बात है, अपना क्या जा रहा है? नहीं, गलत बात है। मेला के ताऊ के कान के नीचे एक बजाओ और उसको बोलो, दुष्ट आदमी, तेरे जैसे लोगों को जैसे देश में क्राइम बढ़ता है, पॉपुलेशन बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, और सारी चीजें बढ़ती है, क्योंकि रिसोर्सेज तो इसी कंट्री के खा रहे हो। अरे बोलो, है ना? तो एक्चुअली पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो रिसोर्सेज डिवाइड हो जाएंगे, तो आप में पॉवर्टी पॉवर्टी रहेगी, और क्राइम, करप्शन, ये सब पॉपुलेशन की वजह से होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्चुअली ना, वो जो ताऊ है, जो गांव का पर्सन है, वो अनपढ़ है, इसलिए बच्चे पैदा कर रहा है। अच्छा, हो सकता ताऊ की भी कोई मजबूरी, उसने बैठा लिया, बोला बैठ बेटा, इधर बैठ, या बैठ तो सही खाट पे। अब देख सुन, तू अंदर चला तो गया, तूने देख तो लिया कि 6 7 छोरी छोरी खेल रहे हैं, पर तूने एक चीज ऑब्जर्व नहीं की, सातों के सातों छोरियां हैं, छोरा नहीं है। बोले तो खानदान का चिराग चाहिए। अब ये चिराग वाला कॉन्सेप्ट इंडियंस के पता नहीं कहां से मिथ में, जीन में आ चुका है कि खानदान का चिराग छोरा ही होना चाहिए, और जब तक छोरा नहीं होगा तब तक छोरियां पैदा करेंगे। और दूसरी बात, वो छोरिया में तो आगे जाके माँ बनेगी, दादी बनेगी, नानी बनेगी, तो पॉपुलेशन में कितना कंट्रीब्यूशन होगा। एक चीज ऑब्जर्व करो खुद ही, हम सब इंडियंस ही हैं भाई, जो सुन रहे वो भी इंडियंस ही है। एक बात बताओ, हम, हमारे भाई बहन, फिर हमारे मम्मी पापा, उनके भाई बहन, दादा दादी, उनके भाई बहन, और उनके फोर फादर्स, उनके भाई बहन, शुरू से लेके अब तक एक एक या दो दो ही होते हैं। तो आप खुद सोचो, पॉपुलेशन जो हम लोग इतने बैठे में 140 करोड़ है, शायद तो 40 करोड़ भी नहीं होती, सबके एक एक दो दो ही बच्चे होते। जैसे आप एक या दो ही हो अब तो, क्योंकि आपके मम्मी पापा सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन मम्मी पापा और आपके 4 5 6 भाई बहन हो सकते हैं, क्योंकि दादा दादी इतने पढ़े लिखे नहीं थे, और दादा दादी खुद एक या दो ही थे, क्योंकि उस समय तक वैक्सीन नहीं आई थी। नहीं समझे? जो लोग 1940 के पहले या आसपास पैदा हुए, तो वहां तक वैक्सीन नहीं था, तो लोग 10 बच्चे भी पैदा करते तो एक दो ही बचते थे। क्यों? क्योंकि बाकी सब तो वैक्सीन या एंटीबायोटिक ना मिलने से मर जाते थे, और प्रोडक्शन होता था। 3 तरह का स्ट्रगल होगा डार्विन के अकॉर्डिंग, इंट्रा इंटर एनवायरमेंट, और हमारे लिए एनवायरमेंटल इशू सबसे खतरनाक था। एक बात बताओ, दुनिया में आज 8 अरब पॉपुलेशन है, बिना एलोपैथिक ट्रीटमेंट के, और एलोपैथिक ट्रीटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स। बिना वैक्सीन और बिना एंटीबायोटिक, हम में से यहाँ सपोज कि 100 लोग बैठे हुए या 50 लोग बैठे हुए, इंक्लूडिंग मी, हम में से हर एक को बचपन से लेकर आते तक एक भी वैक्सीन और एक भी एंटीबायोटिक नहीं दी हुई होती। हम हमारी लाइफ के अलग अलग स्टेज में, 50 में शायद एक दो ही बचते, बाकी सब मर जाते। निमोनिया हो गया 200 साल पहले, कहाँ ले जाओगे बताओ? उसको कोरोना हो गया, कहाँ ले जाओगे? कुछ भी हो गया, उसको जॉन्डिस हो गया, कैसे बचाओगे? उसको बात करें जो टीबी हो गया, मरेगा। उसको बात करें जो है डिप्थीरिया हो गया, मरेगा। कोई इलाज नहीं थे, ये सब वैक्सीन के बाद हुए। एक्चुअली इस प्लानेट पर जो पॉपुलेशन बढ़ी उसका कारण ही वैक्सीन, और बाद में ग्रीन रिवोल्यूशन से खाना भी मिल गया। नॉर्मन बोरलॉग, और आपके मिस्टर बात करें जो है वैक्सीन के फादर मिस्टर एडवर्ड जेनर, बाद में लुइस पास्चर। तो इन लोगों की वजह से पॉपुलेशन बढ़ी है। लेकिन घर की बात बताऊं, यूरोप में क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि वहां के लोग शुरू से पढ़े लिखे थे, हमारे यहाँ स्कूलिंग नहीं थी। तो उस ताऊ का एग्जाम्पल क्यों दिया कि उसके मन में एक गोबर भरा हुआ है कि खानदान का चिराग चाहिए। वो गोबर एक्चुअली दिमाग में नहीं है, उसकी जीन में है, सालों से चला रहा है। इंडिया सबसे पुराना प्रिमिटिव कल्चर इस प्लानेट का, 3,500 साल पुराना कल्चर है आपका। अरे बोलो, इतना तो रिटर्न कल्चर ही है, 5-1 हजार साल पुराना कल्चर है, तो इंडिया का कल्चर सबसे पुराना है, तो मिथ भी सबसे ज्यादा इंडिया में ही है।
समझ रहे हो तुम लोग? इसलिए इंडिया की पॉपुलेशन नॉन स्टॉप बढ़ती ही जा रही है। अच्छा एक जोक है, वैसे जोक नहीं है, सही है। जब से देश में सरकारें बनी है, गवर्नमेंट बनी है, चाहे किसी स्टेट की हो या सेंटर की हो, 70-75 साल हमको आजाद हुए हो गए, जो काम देश की सरकारें पिछले 75 सालों में नहीं कर पाई पॉपुलेशन कंट्रोल करने का, वो काम इस देश में प्राइवेट स्कूलों की फीस ने कर दिया। सच बोल रहा हूं मैं। पेरेंट्स को पता है कि उनकी औकात नहीं है 2 बच्चों से ज्यादा पैदा करने की, उनको पता है कि तीसरे बच्चे की फीस कहां से लाएंगे। 2 की जमा कर दो टाइम पे, वही बड़ी बात होती है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी होती है, फिर एजुकेशन, फिर आगे कॉलेज में ये और वो, और 2 क्या, लोग एक पर ही आगे अब तो। और अच्छी बात है ये। अच्छा खुद बताओ, इंडिया की लिटरेसी रेट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, शायद 3 या 4% या 7-10% से कमी थी एट द टाइम ऑफ 1947 जब आजाद हुए थे। यदि हम 1947 में जब 36 करोड़ थे, हमारी लिटरेसी रेट सपोज की 70-80% भी होती है, तो भाई आज हम शायद 36 के 40 करोड़ ही होते। हम पॉपुलेशन मेंटेन करके चलते हैं कि फोर फादर जितने हम भी उतने ही रहेंगे, हम क्यों एक्स्ट्रा बच्चे पैदा करें? अरे बोलो। तो मोस्ट पावरफुल जो टूल होता है ना किसी कंट्री का, वो एजुकेशन होता है। क्या होता है? अब आप कहोगे सर हमारे दादा दादी तो 1-2 भाई हैं, जबकि तो सबसे पुराने। अरे 1-2 नहीं है, उनसे पूछना कि कितने भाई बहन पैदा हुए थे। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स और उनके भी पेरेंट्स के बारे में आपको पता हो, आपके मम्मी पापा के ग्रैंड पेरेंट्स, उनसे पूछना कि वो बोलेंगे यार वो बोला करते थे 12-13-14-15 भाई बहन हुए थे, लास्ट में 1-2 ही बचे, बाकी सब मर गए, क्योंकि एक को निमोनिया से मरा, एक टेटनस से मरा, एक डिप्थीरिया से मरा। समझ रहे हो? कहां से लाओगे वैक्सीन? कहां से लाओगे डीपीटी? समझ रहे हो? आपके पास एंटी टेटनस सीरम नहीं है, कुछ नहीं है। हर बीमारी आदमी को ले डूबती थी। तो ज्यादातर तो पता किससे मरते थे? टिटनस से, क्योंकि अम्बिलिकल कोड काटोगे तो किसी से तो काटोगे। अब सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट थोड़ी ना थे, जंग तो सभी लगा होता था, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनिया जाता था, और इसकी डेथ रेट 40 से 60% होती है। तो मैक्सिमम बच्चे ह्यूमन के जो मरते थे टिटनस से मरते थे। ऑफिस तो ऑनर्स कंडीशन आती थी, डायफ्राम काम करना बंद कर देता था, मर जाते थे। तो 1940-50-60 तक जो ज्यादातर बच्चे मरते थे वो वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन से मरते थे। लेकिन बाद में भारत सरकारों ने सब फ्री में दे दिया, लेकिन एजुकेशन नहीं मिली। वैक्सीन तो मिल गया, तो 10 बच्चे पैदा किए, पता लगा 10 के 10 ही बच गए, तो पता लगा सब। तो आप देखना आपके मम्मी पापा या उनसे थोड़े जो ज्यादा एज के होंगे, जिनकी एज अभी 40-45-50 के आसपास है, देखना वो ज्यादातर 6-7-8-9-10 भाई बहन होंगे, 10 के 10 ही बच गए, क्योंकि वैक्सीन तो मिल गया, दवाई तो मिल गई फ्री में, पर एजुकेशन कहाँ मिली। फिर धीरे धीरे हम लोग 60-70-80 के आसपास एजुकेट हुए, तो आपके मम्मी पापा ने आपको 1 या 2 ही पैदा किया, क्योंकि उनको वैक्सीन भी था लेकिन उनको अकल भी थी। और आपको वैक्सीन भी और अक्ल भी, और आप सुपर एडवांस हो सकता है। आपके मेरे पापा हिंदी मीडियम को, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो, तो आपको सारी चीजें पता है, और आपने इकोलॉजी पढ़ी, और आगे मैं आपको एवोल्यूशन भी पढ़ाऊंगा, और ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। तो एज फार एज आई थिंक आप में से शायद ही कोई बच्चा 2 बच्चा पैदा करेगा, शायद ही कोई, क्योंकि लड़का हो चाहे लड़की हो, अब वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो चुका है। नहीं, देखो इन्होंने अगले की सोच रखी, नीट का नहीं पता इनको। तो अच्छा एक बात बताओ, मैं वही बोल रहा हूं कि यदि हम 1947 में मोस्टली एजुकेटेड होते हमारे फोर फादर्स, तो आज हम 140 करोड़ नहीं होते, सिर्फ 40 करोड़ ही होते। आज हम शायद रशिया अमेरिका जितनी बात करें सुपर पावर्स होते, क्योंकि इंडिया के पास रिसोर्सेज खूब सारा, ब्रेन खूब सारा है, पर जो है रिसोर्सेज डिवाइड इतने हो गए कि आप किसी में जरा सा रिसोर्सेज आए क्या ही करोगे उससे? अरे बोलो, रशिया देख लो, 14 करोड़ की पॉपुलेशन है, और इंडिया से 4-5 गुना बड़ा एरिया है, रिसोर्सेज पे कब्जे करके आराम से बैठे हुए, कोई कुछ नहीं है, कोई किसी नहीं डरता। पूरे नाटो की वाट लगा रखी है, अकेले यूक्रेन को कोई हेल्प ही नहीं कर पा रहा, ना डायरेक्टली इनडायरेक्ट, तो रशिया ने दबा दिया कि जिसने हेल्प किया हम उसको भी निपटा देंगे। अब रशिया अकेला कंट्री है, पॉपुलेशन सिर्फ 14 करोड़ है, लेकिन पूरा यूरोप उसके साथ कुछ नहीं कर पा रहा। उसको पता है कि सुपर पावर है, वो एक ही दिन में निपटा देगा, बात करें, और वो हार मानने को तैयार नहीं। ये दम है उसका। इंडिया भी ऐसा हो सकता है कब, जब पॉपुलेशन कंट्रोल में है और अपना माइंड इधर ही रहे। अरे बोलो, पर पॉपुलेशन कंट्रोल का कोई रूल ही नहीं अपने बनना चाहिए मेरे को, अब तो बहुत स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट होना चाहिए, लेकिन ये काम एजुकेशन ने अपना आप कर दिया। तो वही तो बोलता ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ ना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है एजुकेशन। इसलिए किसी कंट्री का एजुकेशन बजट सबसे ज्यादा हो जाना चाहिए मेरे इसको से। हर गांव में स्कूल खोदो, लोग खुद ही समझदार हो जाएंगे। लेकिन पढ़े लिखे होकर भी यदि आप बच्चे पैदा कर रहे हो, तो पढ़े लिखे होने का कोई फायदा नहीं कि आप पढ़े लिखे मूर्ख हो, इतने ज्यादा बच्चे पैदा करो जस्ट बिकॉज कि लड़का चाहिए, खानदान का चिराग चाहिए। देखा मैंने, पढ़े लिखे लोग भी बात करें बच्चे पैदा करते हैं किसके लिए? साहब खानदान का चिराग नहीं हो रहा, चिराग नहीं होती जा रही है। अभी मैं सामने हिंदी मीडियम बैच में पढ़ा रहा था, मुझे पता तुम में से शायद ही कोई होगा, है तुम में से कि 4-5-6-7 बहनों का सबसे छोटा भाई हूँ सर मैं चिराग हूँ। झूठ मत बोलो, कोई तो होगा बच्चे वालों। दो, दो के बाद
अच्छा, आज हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा था अभी मैं साइड पे वाई में, तो मैंने पूछा सच सच बताना बच्चों कौन कौन है, तो कई बच्चे बोले। एक लड़का बोला इधर का था, अपने जुनू का था, वो बोला सर उसका दोस्त है कोई, उसके 7 बहनें होगी, उसके बाद वो हुआ। हाँ, हो सकता है आप झूठ बोल रहा हो, वही हो, मुझे क्या पता। बोले 7, और ऐसे करके बोले 7 के बाद हुआ, तो सोचो 8 बच्चे हो गए। अब सोचो उनके रिसोर्सेज कैसे डिवाइड होंगे, मतलब उसके पापा कहाँ तक कमाएंगे। और बच्चे घटिया क्वालिटी ऑफ लाइफ जिएंगे, फिर आगे जाके क्रिमिनल बनेंगे। क्या बनेंगे? क्रिमिनल, क्योंकि सबको तो लव केयर अफेक्शन मिलेगा नहीं, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, माल न्यूट्रिशन के शिकार होंगे, मेरास्मस हो गया, किसी को क्या हो गया। चलिए 1951 में पार्लियामेंट में बिल पास हो, लोगों को कॉन्ट्रासेप्शन की वैल्यू समझाएगी। पर घर की बात यह है कि हम 2022 में जी रहे हैं, लोग आज भी अपनी पर्सनल लाइफ में गवर्नमेंट के दखल को बर्दाश्त नहीं करते। पर्सनल लाइफ पर्सनल है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट है। Nobody is supposed to interfere in someone's personal life. हम इंडियन से ईगो पावर, हमारी ये ईगोस्टिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। Nobody is supposed to interfere, चाहे फिर वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी हो। पर्सनल लाइफ अपनी, गवर्नमेंट की लाइफ अलग। अरे बोलो, लोग नहीं फॉलो करते, लेकिन अपने आप अकल आ गई ना, महंगाई बढ़ी तो। मैं सच बोलता हूँ, देखो। दूसरा, लोग कुछ कुछ माने कि चलो ठीक है हम बच्चे कम पैदा करेंगे, तो एक नई समस्या आन पड़ी। बोले साहब हमने कम बच्चे पैदा किए और पता लगा वो भी मर गए। बोले क्यों? मेरास्मस को अक्षर हो गए, वैक्सीन वगैरह तो आ गई थी इस टाइम तक। तो फिर 1977 में इस बिल को चेंज किया गया, इसमें फैमिली प्लानिंग के साथ चाइल्ड हेल्थ केयर भी जोड़ा गया, और आंगनबाड़ी प्रोग्राम आए, और लोगों को फ्री में प्रोटीन के लड्डू बांटे। बोले कम बचेंगे, शांति रखो, बचेंगे, सब बच्चे बचेंगे, और सबको बचाया गया। फिर तो फिर धीरे धीरे लोग मैच्योर हुए, और धीरे धीरे पॉपुलेशन कंट्रोल में आई। अभी इंडिया की पॉपुलेशन ठीक ठाक में चल रही है, आने वाले टाइम पे स्टेबल भी होगी, और जब हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो जाएंगे पूरी कंट्री, तो फिर धीरे डाउन भी आ जाएगी, लाइक जर्मनी, जापान। अरे बोलो। दूसरा, 1977 में इसमें बिल में अमेंडमेंट हुआ, भाई ये सब एनसीईआरटी में दे रखा है। हाँ, 1977 में अमेंडमेंट हुआ, और उसको चेंज करके चाइल्ड हेल्थ केयर भी जोड़ दिया, कि बच्चों को भी फ्री में प्रोटीन खिलाएंगे, ताकि बच्चा जिंदा रहे, नहीं तो क्वाकशॉर्क मेरास्मस होकर मर जाते थे, गरीबी तो थी शरीर। और चलिए अब पढ़ते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? एक होता है टेम्परेरी, एक होते हैं परमानेंट। पहले पढ़ेंगे हम टेम्परेरी। टेम्परेरी को हम क्या क्या बोलेंगे? या तो टेम्परेरी बोल दो, या स्पेसिंग मेथड बोल दो, क्योंकि 2 बच्चों के बीच में स्पेस मेंटेन करना है। या जैसे कपल की शादी, उसको अगले 2 3 4 5 साल बच्चा नहीं चाहिए, तो स्पेस, मतलब शादी के बाद स्पेस। अरे बोलो, तो स्पेसिंग या टेम्परेरी। और एक होता है परमानेंट। अच्छा, परमानेंट मेथड में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, और टेम्परेरी का भी कुछ कुछ पढ़ा चुका हूं। परमानेंट मेथड की कपल का फैमिली पूरी हो गई, फर्दर उनको कोई बच्चा नहीं चाहिए, तो या तो मेल वेसेक्टोमी करा ले, या फीमेल टोबेक्टोमी करा ले, और दोनों में से कोई एक कराएगा, दोनों थोड़ी कराने पड़ेंगे। ठीक है, वो ऑलरेडी मैं पढ़ा ही चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 1 बाय 1 सबसे पहले पढ़ते हैं टेम्परेरी मेथड। कौन से पढ़ते हैं? सबसे पहली चीज, ढंग से सुनना, किसी भी मेथड को हम आइडियली कब मानेंगे, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। सबसे पहले शांति सुनते जाना, फेलियर रेट ना हो, क्योंकि मेथड यूज किया, और फेलियर रेट मतलब प्रेगनेंसी होना। फेलियर रेट ना हो, यूजर फ्रेंडली हो, कन्वीनियंट हो, इजीली अवेलेबल हो, हर जगह अवेलेबल हो, चीप हो, सस्ता हो। सस्ते की तो बात ही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट हर चीज फ्री में देती है। रिवर्सिबल हो, कपल के सेक्स डिजायर आई मीन लिबिडो पर कोई इफेक्ट ना आए, साइड इफेक्ट ना हो, और कपल की प्राइवेसी मेंटेन रहे। यदि सारे कैरेक्टर एक ही मेथड में आ जाते हैं, द मेथड विल बी कंसिडर आइडियली। क्या बोलेंगे? अब मैं आपको 1 बाय 1 मेथड पढ़ाऊंगा, सबके प्रोन्स एंड कॉन्स एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ाऊंगा। आप खुद बताना कि सर ये मेथड आइडियली के नजदीक है, ये आइडियली हो सकता है। अच्छा, एक चीज बताऊं, देखो, कोई भी चीज, जैसे हम लोग जो चीजें पढ़ने वाले, इनको आप लोग न्यूज़पेपर, अखबार में या टीवी में ऑलरेडी कई बार देख चुके हो। जब आप पहली बार 12th में भी नहीं आए थे, तब भी आपको कुछ मेथड्स के बारे में पता था, क्योंकि आप टीवी देखते थे। कोई भी चीज में अच्छी चीज कभी आती है, कमर्शियली वो कब बनती है? जब ऑलरेडी अच्छी है, मतलब वाइड वैरायटी, मतलब जो है बात करें, सॉरी, जो पॉपुलेशन है वो उसको एक्सेप्ट करती है, तो ऑब्वियसली बात है वो अच्छा होगा तभी तो एक्सेप्ट किया। जैसे कोई भी कार बहुत ज्यादा क्यों बिकती है? क्योंकि लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो लोग आंख बंद करके कार उठा लाते हैं कि चलो इस कंपनी की कार चाहिए। समझ रहे हो? कोई भी, मैं नाम नहीं लूंगा, है ना। तो लोग जाते हैं, चुपचाप उठ के ले आते हैं अलग अलग ब्रांड में, कि हाँ यार ये कार मार्केट में 10 में से 4 कार यही मिलती है, तो लोग आंख बंद करके कार उठा लाते हैं। ये कार कभी देखने को नहीं मिलती, मतलब कुछ तो गड़बड़ है इसमें, जो भी है, लोग उसको नहीं खरीदते। तो जिन चीजों को आप ऑलरेडी जानते हो ना, इसका मतलब कमर्शियलाइज है। और कमर्शियलाइज है क्यों? क्योंकि लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, और लोग उसी को एक्सेप्ट करेंगे जिसमें अच्छाई होगी। इजंट इट? सीधी सी बात।
तो जिन मेथड्स के नाम आप जानते हो, देखना उन्हीं में से कोई ना कोई आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होगा। मैं पहले बता दूं आप लोगों को। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं केमिकल मेथड। कौन से मेथड? कौन से मेथड? केमिकल मेथड पढ़ते हैं। और केमिकल मेथड्स में सुनो भाई, इसमें सिर्फ सुनना है और लिखने जैसा भी कुछ नहीं। क्या लिखूंगा? बस मैं एक्सप्लेन करता जाता हूं, सुनते जाओ। सबसे पहले आते हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में कुछ एसिड रेंज के केमिकल, एसिड जैसे कि बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ZnSO4, KMnO4, ये हाईली एसिडिक रेंज के होते हैं। अब इनकी बनी हुई टेबलेट या क्रीम या लोशन, या बात करें डोचीज जिनको लिक्विड होते हैं वो बोलते हैं, जैसे टुडे के नाम से टेबलेट आती है, निम 76 के नाम से क्रीम आती है। और इस टुडे की टेबलेट को पहली बार बनाया था डिपास ने, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजिकल एलाइड साइंस पुणे, उन्होंने इसको फर्स्ट टाइम बनाया था। ये क्या होता है? सुनना। जैसे कोई कपल है, आफ्टर हैविंग सेक्स फीमेल क्या करेगी? बात करें इसको, बात करें अपनी वेजाइना में टेबलेट को रख लेगी, या जो क्रीम आती है उससे अपनी वेजाइना को उसको उसमें वो लगा लेगी, या डोचीज आते हैं उससे उसको वॉश कर लेगी। ये मेथड हाईली इनकन्वीनियंट है, क्योंकि कोई भी कपल आफ्टर हैविंग सेक्स, बात करें रिलैक्स की जगह वो फीमेल को बात करें जो उसको वॉश करेगी या टेबलेट रखेगी। और दूसरा, फेलियर रेट बहुत ज्यादा होती है, 30 से 40% फेलियर रेट है। आप कहेंगे सर कैसे? और पहली बात तो ये इतनी खतरनाक एसिड है तो स्पर्म को मार देगा। और मारता कैसे? ये इनका ऑक्सीजन अपटेक रोक देता है एसिड, इसलिए स्पर्म मर जाते हैं। लेकिन 30 से 40% केस में प्रेगनेंसी हो जाती है। सर क्यों? यार स्पर्म इतने छोटे होते हैं ना कि कहीं ना कहीं फोल्ड में उलझे रह जाते हैं और वहां तक केमिकल पहुंच नहीं पाता, और वही स्पर्म भाग के फिर अंदर अंडे को फर्टिलाइज कर देता है। और दूसरा, ये हर फीमेल को सूट नहीं होता, क्योंकि कई फीमेल को बर्निंग सेंसेशन आ जाते हैं, क्योंकि एसिड है तो वेजाइना में बर्निंग सेंसेशन आ जाएंगे। और चौथा, इनकन्वीनियंट है। इनकन्वीनियंट, यूजर फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। तो इन मेथड्स के बारे में बस आपने एनसीईआरटी में सुना होगा, कई कमर्शियली यूज, क्योंकि बेकार मेथड है। कोई भी कपल क्यों यूज करेगा? क्योंकि उसके पास और भी तो ऑप्शन है। व्हेन यू हैव बेटर ऑप्शन, तो आप घटिया ऑप्शन पे क्यों जाओगे? वी आर नथिंग, तो आप इस ऑप्शन पे जाते हैं। लेकिन आपके पास इसके इससे ज्यादा हजार गुना ज्यादा अच्छे मेथड है, तो आप उस ऑप्शन पे जाओगे। अरे बोलो। तो केमिकल मेथड बहुत ही बेकार है। आइडियली तो दूर की बात है, कबल इसको यूज भी नहीं करना चाहेगा। बस इतना सा, दैट्स ऑल। ठीक है। सेकंड नंबर पर आते हैं बैरियर मेथड। कौन सा मेथड आता है? बैरियर मेथड जो होते हैं, बस सुन लो इनको। एक होता है मेल कॉन्डोम, एक होता है फीमेल कॉन्डोम। सबसे पहले दोनों ही यूज एंड थ्रो होते हैं। मेल कॉन्डोम को मेल अपने इरेक्ट फॉर्म ऑफ पेनिस की शाफ्ट पर इम्प्लांट करेगा। ये फोल्डेबल आते हैं, उसको शार्ट पे लगा के उसको अनफोल्ड करेगा मेल, ठीक है, और कोई टेस्ट करेगा। अब सारा का सारा जो सीमन है ये रबर या लेटेक्स के बने होते हैं। और इंडिया में जो पहली बार इसको बनवाया था, हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड ने बनाया था। रबर या लेटेक्स के बने होते हैं, फाइन रबर के, ठीक है। ये जो बात करें कॉन्डोम में मेल अपने पेनिस पर इम्प्लांट करेगा और कोई टेस्ट करेगा, तो होगा क्या कि सारा का सारा जो सीमन है वो कॉन्डोम में डिलीवर्ड होगा। आफ्टर कोइटस मेल उसको पेनिस से बात करने विड्रॉ करके उसको फेंक देगा। सिंगल टाइम यूज होते हैं, यूज एंड थ्रो होते हैं, डिस्पोजेबल होते हैं, मल्टीपल टाइम यूज नहीं होते। अब कॉन्डोम जो है मेल कॉन्डोम, इसमें सब कुछ अच्छा है। क्या क्या अच्छा है? कपल की प्राइवेसी मेंटेन, इजीली अवेलेबल, हर जगह अवेलेबल, सस्ते का तो सवाल ही नहीं, गवर्नमेंट इनको फ्री में देती है। अगला, यूजर फ्रेंडली है। सब कुछ अच्छा है, लेकिन सुनना। अच्छा, दूसरी बात, कॉन्डोम का यूज धीरे धीरे लगातार वर्ल्ड वाइड बढ़ रहा है। रीजन इज दैट क्योंकि ये एसटीडी से भी बचाता है। किससे बचाता है? किसी भी तरह का फंगल, बैक्टीरियल, वायरल, आप लोग पढ़ चुके, सिफिलिस, गोनेरिया, सब पढ़ चुके। अरे बोलो। तो ये एसटीडी से भी बचाता है, इसलिए इसका यूज लगातार बढ़ रहा है। लेकिन फेलियर रेट 10 से 15% होती है। आप कहेंगे सर मेल ने कॉन्डोम यूज किया, इवन आफ्टर फीमेल 10 to 15% प्रेग्नेंट हो जाती? हाँ जी, क्योंकि फेलियर रेट होने का कारण होता है कि इसमें जो है बात करें क्वालिटी ऑफ कॉन्डोम इतनी अच्छी नहीं होती, तो कई बार वो रप्चर हो जाता है और वो न मेल फीमेल दोनों को नहीं पता लगेगा। और आफ्टर हैविंग कोइटस जब पता लगा मेल ने पेनिस विड्रॉ किया तो देखा कि कॉन्डोम तो रप्चर हो गया, तो उस केस में अब सीमन को विड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होता। अरे बोलो। तो याद रखना फेलियर रेट बहुत ज्यादा है, 10 to 15%। लेकिन फिर भी इसका यूज बढ़ रहा है, कारण क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है, कपल फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली है, कन्वीनियंट है, इजीली अवेलेबल, और एसटीडी से भी बचाता है। क्या मैं इसको आइडियली मान लू क्या? हाँ या ना? आइडियली मान सकते थे, फेलियर रेट नहीं होती तो। बस फेलियर रेट की वजह से आइडियली से थोड़ा दूर चला गया। तो आइडियली तो नहीं है, मतलब नियर बाई आइडियली। अरे बोलो। लेकिन आइडियली नहीं है, फेलियर रेट सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और वही हो रही है, तो फिर क्या मतलब है? अरे बोलो। समझ में आया? नहीं आया? चलिए, सेकंड, फीमेल कॉन्डोम। ये सब एनसीईआरटी में दिए हुए। फीमेल कॉन्डोम जो होता है, ये एक साइड से वो भी पैक होगा, और उसको फीमेल अपने वेजाइना में इंसर्ट कर लेगी, एप्लीकेट रहता है उससे। पहली बात,
हाईली इनकन्वीनियंट होता है। दूसरा, फेलियर रेट इसमें भी 10 to 15% होती है। और कपल में इसमें सेक्स डिजायर या लिबिडो थोड़ा कम हो जाता है, प्लेजर, ठीक है, क्योंकि थिक होता है, बात करें। और 10 to 15% फेलियर रेट है। और इनकन्वीनियंट है, क्योंकि अप्लाई करेगी फिर उसको रिमूव करेगी, अरे बोलो। तो आपने भी फीमेल कंडोम के बारे में केवल एनसीईआरटी में सुना होगा, इसका यूज बहुत लीस्ट होता है, क्योंकि इसके अलावा भी तो बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है कपल के लिए, अरे बोलो। तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, और ये भी डिस्पोजेबल होते हैं, सिंगल टाइम यूज ही होते हैं, ठीक है भाई। बाकी चीजें चाहिए कपल की, प्राइवेसी मेंटेन सब कुछ होता है, लेकिन ये इतने कन्वीनियंट, ये और ज्यादा सेक्स का कपल डिजायर, सॉरी जो सेक्स डिजायर है वो और कम हो जाता है, बात करें फीमेल कंडोम के केस में। अब आते हैं सर्वाइकल केप, वॉल्ट और डायफ्राम। ये जो सर्वाइकल केप, वॉल्ट और डायफ्राम होते हैं, ये रबर के बने होते हैं, एनसीईआरटी ने फोटो बना रखे हैं इनके, वही है, ठीक है। इनको फीमेल मल्टीपल टाइम यूज कर सकती है, क्योंकि रबर के हैं तो वॉश करके दोबारा यूज किया जा सकता है। फीमेल क्या करेगी, बिफोर कोइटस इसको अपनी सर्विक्स तक इंप्लांट करेगी, सर्विक्स को पैक करना है। सुनने में हाईली इनकन्वीनियंट लग रहा है, तो पहला हाईली इनकन्वीनियंट है। दूसरा, कोइटस करेगी, फिर कोइटस के बाद उसको रिमूव करेगी और उसको वॉश करेगी, और वॉश करके उसको बात करें दोबारा यूज करने की, तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप बॉडी में इंप्लांट किया, फिर बाहर निकाला, फिर वॉश किया, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन तो वैसे बढ़ गए। अरे बोलो, कुछ थोड़ा भी मॉइस्चर कंटेंट रहेगा तो इन्फेक्शन तुरंत हो जाएगा, कुछ भी फंगल या बैक्टीरियल, अरे बोलो भाई। और इनकन्वीनियंट, सुनने में इनकन्वीनियंट लग रहा, बात करें जो मैं बोल रहा हूँ उस तरह से। तो ये अच्छा, कोई भी कपल यदि इन मेथड के साथ, इन फिजिकल मेथड के साथ, ये डायफ्राम, वाल्ट और कैप के साथ केमिकल मेथड भी यूज करे, मतलब पहले तो कोई वो डायफ्राम लगा लिया, फिर कोइटस कर लिया, और बाद में फिर केमिकल वाली जो टेबलेट है, क्रीम है, वो लगा ली, तो फिर फेलियर रेट ऑलमोस्ट 0 के आसपास आ जाएगी। तो आप कहेंगे सर कपल दो दो मेथड यूज करेगा, केमिकल और बैरियर, उससे बढ़िया तो वो कुछ और मेथड यूज कर लेगा जो कि ज्यादा कन्वीनियंट है। हाँ जी, लेकिन एनसीईआरटी ने दे रखा है कि दोनों मेथड यूज किया जाए तो फेलियर रेट ऑलमोस्ट 0 के आसपास आ जाती है। लेकिन ये हाईली 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 इनकन्वीनियंट है। क्या है ये? इनकन्वीनियंट, मतलब यूजर फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है, अरे बोलो, ठीक है, तो बेकार मेथड है। अब आता है इसमें सबसे काम की चीज, जहां से क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आता है, वो है आईयूडी। क्या नाम है? अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, सुनते जाओ। आईयूडी फुल फॉर्म बताओ। इसका मतलब कि एक एक डिवाइस है जिसको हम लोग यूट्रस में इंप्लांट कर रहे हैं। कहां इंप्लांट कर रहे हैं? यूट्रस में। अब थोड़ा कॉमन सेंस नाम की चीज लगाओ। कोई डिवाइस यदि यूट्रस में इंप्लांट की जा रही है तो ऑब्वियसली बात है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए की जा रही होगी, तो यूट्रस में और क्या फंक्शन हो सकता है? तो फिर इसको जनरलाइज में हम क्या बोल सकते हैं? IUCD। ऐसे सी वर्ड लगाओ, ना लगाओ तो भी चल जाएगा, लेकिन कुछ लोग लगा देते हैं, बोले कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अब इसको लगाते कैसे हैं पहले वो समझो। IUD जो होती है ना, बात करें, अब इसमें एनसीईआरटी में जो फोटो बना रखा है और जो उन्होंने IUD का डायग्राम दे रखा है, मैक्सिमम बच्चे उसी को देखकर कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि यार ये बैरियर मेथड है, तो ये स्पर्म और अंडे को एक्चुअली ना इम्प्लांटेशन रोकता होगा, क्योंकि उसको फंडस पे लगा रखा है। भाई ये गलत बात है। जो आंसर आप लोग सोच रहे हो वो लीस्ट प्रायोरिटी का आंसर है। 3 तरह की IUD होता है और तीनों में 3 3 प्रायोरिटी है, तो आपके लिए टोटल 9 आंसर हो गए। और इसमें एक भी रटने जैसा नहीं है। आपको अगले 10 मिनट में मैं सारे लर्न करा दूंगा, मैं समझा दूंगा कैसे। पहले तो अलर्ट हो गया बेटो, लटक मत जाया करो 8 बजे बाद, भूख लग रही मुझे पता है, इधर देखो पहले। हाँ, शांति से। डेली कुछ नहीं होता है ना, डेली में टाइम से, मतलब 1 2 दिन छोड़ दे, तूने सोचा डेली का हम सर करेंगे, सर टाइम से छोड़ देंगे, बिफोर टाइम सॉरी, आफ्टर टाइम भी छोड़ूंगा। हाँ, बहुत बहुत अच्छा हूँ, बटरिंग ना करें। हाँ, इधर देखो, IUD को, भाई जो नीट में आते हैं ना सारे सुन लो पहले क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, और ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आता है यहाँ से। और तुम लोग इतने बेवकूफ हो कि एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ उसको समझ नहीं पाते, आंसर गलत लगा के आते हो, कि एक आधे ऑप्शन तो कंफ्यूजिंग होता ही होता है। IUD में होने वाली कॉमन गलतियां इससे रिलेटेड मैं बताऊं क्या क्या। IUD IUCD एक ही बात है। सबसे पहले इसको एक अमेरिकन साइंटिस्ट सेमेस्टर ग्राफेनबर्ग उन्होंने बनाया था, और उन्होंने एक्चुअली सिल्वर की IUD बनाई थी। जब तक फीमेल की यूट्रस में वो रही, शी कुडंट गेट प्रेग्नेंट। उसने रेगुलर अनकोइटस किया, अनप्रोटेक्टेड कोइटस किया, फिर भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। तो बड़ा अच्छा इन्वेंशन था ये। अब ये मेथड जो होता है ना IUD, इसको कोई भी फीमेल OPD में जाके लगवा सकती है। AIPMT का क्वेश्चन है। OPD मतलब आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब एक तो होता ना कि तुम एडमिट हो कि डॉक्टर साहब मेरे को ऑपरेशन कराना है, एडमिट करो, तो ऑपरेशन तो एडमिट करके होगा। एक होता है कि डॉक्टर साहब मेरे को है ना बुखार आ रही, चेक करो, ले ले दवाई खा लेना, भाग जा, तो ये OPD कहलाएगा कि बस बार के बारी देखा के भागे। अरे बोलो, तो कोई भी फीमेल IUD को OPD में जाके लगवा सकती है। कोई फीमेल जाएगी, बोले डॉक्टर साहब OPD IUD लगवानी, बोले ठीक है, फटाफट 2 मिनट लगेंगे वो। तो फीमेल इसको खुद नहीं लगा सकती, या तो एक डॉक्टर लगाएगा, या एक जो
ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ है वो लगाएगा, एक्सपर्ट लगाएगा, खुद नहीं लगा सकती। लेकिन ये सबसे अच्छा माना जाता है। कैसे, मैं बताऊं। फीमेल आईयूडी कैसे लगवाएगी, इधर देखो, बात करें भाइयों, डायग्राम से समझते हैं हम लोग। ये उसका यूट्रस, ठीक है। ये इसमें सबसे पहले क्या आता है, फटाफट आईयूडी, मतलब ऑन स्पॉट ही फटाफट 2 मिनट लगता है उसको। फीमेल को लेटा है लिथोटोमी पोजीशन में, और प्रोस्टाग्लैंडिन का इसका जेल आता है, वो उसकी वेजाइना में भर देंगे। याद कर, प्रोस्टाग्लैंडिन सर्विस को डायलेट करता है, क्योंकि नॉर्मली सर्विस बहुत ज्यादा नैरो होती है। तो वेजाइना और सर्विस डायलेट हो जाएगी। उसके बाद ये ऐसी होती है आईयूडी जो होती है ना, इससे रबर का एक एप्लीकेटर होता है। ये रबर का एक एप्लीकेटर होता है जिसमें इसकी जो आर्म्स होती है उसको ऐसे करके दबा के लगाते हैं, और आर्म्स को कंट्रोल करने के लिए इसमें धागे होते हैं नाइलॉन के, ठीक है, वो गलते नहीं धागे। इसको अंदर डाला, ये ब्लू कलर वाला एप्लीकेटर, और इसको अंदर करते हुए एप्लीकेटर को खींच लेंगे, तो ये जो फ्लेक्सिबल आर्म्स ये खुल जाएगी, और फंडस वाले पार्ट पर ऐसे करके इम्प्लांट हो जाएगी। और ये जो धागे हैं ये थोड़ा सर्विक्स तक आ जाते हैं, निकालने के लिए होते हैं ये, ठीक है। ये आपने इम्प्लांट कर दिया, 2 मिनट लगेंगे बस। अरे बोलो, सबसे पहला इसमें साइड इफेक्ट क्या है? साइड इफेक्ट इसमें कुछ नहीं है, बस कुछ कुछ फीमेल को सूट नहीं होता। क्या नहीं होता? सूट नहीं होता। जैसे कि उसको जो लेटल है, लेटल जो है, ये पता लगा उसको यूट्रस में चुभ गया, तो फीमेल तुरंत ही बोल देगी डॉक्टर साहब भयंकर चुभन हो रही, दर्द हो रहा, फटाफट निकाल दो, तो तुरंत ही वापस निकाल देंगे। और उसको सूट हो गया तो बस, अब सूट हो गया, वो चलेगा आराम से, सालों तक चलता है ये। बस एक ही साइड इफेक्ट, सूट किस किस को नहीं होता, किसी को, वो बहुत रेयरली होता है, क्योंकि जेनेटिकली तो किसी का यूट्रस छोटा भी तो हो सकता है ना। अरे बोलो, तो प्रैक्टिकली इतनी सी लंबी होती है, इतनी सी चौड़ी होती है, इसको यूट्रस में लगा देते हैं। अब नॉर्मली बच्चा क्या सोचता है, यार इसको ना सर ने फिजिकल मेथड में लिख रखा है, बेरियन मेथड में, तो ये इम्प्लांटेशन रोकता होगा। गलत बात भाई, तुम जो सोचते हो आंसर वो कभी नहीं होता। आंसर वही जाएगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। और अपने फंडे क्लियर करो। इधर देखो, ये जो आपने रेड कलर का जो लगाया है, जो आईयूडी है, जिसको आपने यूट्रस में इम्प्लांट किया है, और धागे किस लगाए, जिस दिन निकालना हो तो इनको खींचो, ये जो आम थी यूं, वो यूं हो जाएगी, वापस बाहर निकाल लो। अरे बोलो, अब नॉर्मल से आने वाले डाउट तुम्हारे मन में, सर इसमें मेस्ट्रोसाइकिल की ब्लीडिंग होगी कि नहीं होगी? सर ब्लीडिंग के साथ ये आईयूडी वापस बाहर आ गई तो? ओ भाई सुनो, एक इतनी मतलब लगभग इतनी मोटी होती है, एक वायर के बराबर की मोटी होती है, और इतनी चौड़ी होती है, मतलब ठीक पतली सी होती है। और ब्लीडिंग जो है, ये यूट्रस मानो इतने से पार्ट पे लगाया है, तो बाकी जगह तो मेंस्ट्रुअस नॉर्मल चलेगा, ब्लीडिंग होगी। और फ्लो इतना पावरफुल थोड़ी कि फ्लो इसको बाहर ही लेके आ जाएगा, नहीं हो सकता, असंभव है, कभी भी नहीं आ सकती। वो वहीं रहेगी, बात करें, और फिक्स हो जाती है एक तरह से, हिलती जुलती नहीं है, क्योंकि यूट्रस का, फीमेल का यूट्रस नहीं होता, टोन होता, और एक बार लगने के बाद हिलती भी नहीं अपनी जगह से। और याद रखना, एक तरह से ये इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट नहीं करती, वो इसका लीस्ट आंसर होता है। तो ब्लीडिंग भी पूरी होगी, क्योंकि पूरा यूट्रस इतना बड़ा है। और वो भी नहीं होगा इसका आंसर जो तुम सोचते हो, क्योंकि यूट्रस इतना बड़ा है, जैसे ये पेन है, सब पेन है, इससे भी 3 गुना कम पतली होती है, यूं भी और यूं भी, टी भी, कैपिटल टी की फॉर्म में। तो भाई मेरे, यूट्रस प्रैक्टिकली इतना बड़ा है, तो उसमें आपने एक यूं और यूं पाइप लगाया है, तो इतना सा पाइप ही तो प्रिवेंटेशन करेगा इम्प्लांटेशन। बाकी जगह तो 99% तो यूट्रस फ्री है, उसकी मर्जी, इम्प्लांटेशन कहीं भी कर सकता है। तो आंसर वो नहीं होता जो तुम सोचते हो, इसकी मैकेनिज्म कुछ और होती है। ये 3 तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? 3 तरह की होती है। सबसे पहले होती है नॉन मेडिकेटेड। कौन सी होती है? नॉन मेडिकेटेड होती है। एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने इसके दे रखे हैं, लिप्स लूप। क्या दे रखे हैं? अब लिप्स लूप क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। ये नॉन मेडिकेटेड होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? यानी जो रेड कलर का लगाया आपने, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, बेरियम सल्फेट से इसको कोट करते हैं। किसे कोट करते हैं? ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए। अब हम जो प्लास्टिक वाला लगाते हैं ना, नॉन मेडिकेटेड, इसमें हम लोग इम्यून सिस्टम वाला फंडा यूज करते हैं। देखो साइंटिस्ट कितने इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब कहाँ की यूज, कहाँ यूज की। आप लोगों ने इम्यून सिस्टम में इन्फ्लामेशन पढ़ा था। यदि बॉडी में कोई फॉरेन चीज आती है तो बॉडी उसको निकालने के लिए मैक्रोफेजेज एक्टिव हो जाती है। जैसे आपको कांटा चुभ गया यहाँ पे, अब जब तक आप कांटे को नहीं निकालोगे, डब्ल्यूबीसी में आके बैठ जाएगी, बोले इसको निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो, निकालो, हमें हड़ताल कर देंगे। और एक ना एक दिन आपको नहीं, या तो खुद को निकालना पड़ेगा, नहीं तो इतना वो फूलता जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, और एक ना एक दिन वो फटेगी। अरे बोलो, और अंदर से कांटा भी निकलेगा, और इसके साथ करोड़ों डब्ल्यूबीसी एक साथ निकली, व्हाइट कलर का पस। अरे वो पस डब्ल्यूबीसी तो है, और डब्ल्यूबीसी इकट्ठी होगी, बोले तो फॉरेन मटेरियल अपनी बॉडी में क्या कर रहा है, बोलो। यही फंडा हमने यहां इंप्लांट किया एक प्रॉपर वे में, कि हमने जानबूझकर एक फॉरेन बॉडी फीमेल के यूट्रस में लगा दी, तो यूट्रस की जो मैक्रोफेजेज है वो एक्टिव हो जाएगी, वो बोलेगी इसको निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो। हमने कहा बस करते रहो तुम ऐसे, हमने निकालेंगे। अब फीमेल इस ड्यूरेशन में
जैसे आपने 6 महीने साल भर के लिए इसको लगा दिया, तो फीमेल कितना भी अनप्रोटेक्टेड कोइटस करे, जितने भी स्पर्म आएंगे, क्योंकि फेगोसाइटिक नेचर ऑफ यूट्रस एक्टिव हो चुका है, कितने भी स्पर्म आएंगे उनको बात करें, वो मैक्रोफेजेस पकड़ पकड़ के मार मार के खा जाएगी। एनसीईआरटी यही तो बोलती है फेगोसाइटिक नेचर ऑफ यूट्रस इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि आपने फॉरेन बॉडी इंप्लांट किया है। नहीं समझ में आया? अब रुको, फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी, इसमें भी 3 प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी फेगोसाइटिक नेचर फॉर स्पर्म, फेगोसाइटिक नेचर फॉर, क्योंकि वो आपको रिस्पॉन्स तो 30 करोड़ आते हैं। ओ भाई, यूट्रस कितना बड़ा ऑर्गन है, आप डब्ल्यूबीसी की बात करो, वहां करोड़ों डब्ल्यूबीसी हो गया, अरबों, अरे बोलो, वो सब स्पर्म को मार मार के खा जाएगी, और वहां तक तो वैसे भी जरा से करोड़ों में भी पहुंच पाते हैं। सेकंड, गलती से स्पर्म बच गया, कल्टी मार के निकल गया, कोई बात नहीं, जा बेटा जा, कहां जाएगा तू, फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, वापस आएगा इधर ही। तो जैसे आएगा वो जायगोट को मार के खा जाएगी। गलती से स्पर्म बच गया तो जायगोट को खा जाएगी। अच्छा, जायगोट भी गलती से बच गया, वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है, गलती से जायगोट भी बच गया तो फिर भी एक मोस्ट फेवरेबल साइड पर आपने एक फिजिकल बैरियर लगा रखा है, वो थर्ड अल्टीमेट प्रायोरिटी जाएगी, लेकिन वो थर्ड है। तो नॉन मेडिकेटेड के केस में फर्स्ट प्रायोरिटी क्या लगाओगे कि स्पर्म के लिए फेगोसाइटिक नेचर, सेकंड प्रायोरिटी जायगोट के लिए फेगोसाइटिक नेचर, और तीसरी प्रायोरिटी वो सभी में कॉमन होगी, इम्प्लांटेशन बैरियर, इम्प्लांटेशन रोकेगी। अरे बोलो, आंसर वो नहीं जाएगा, तुम सोचोगे। एनसीईआरटी बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है? कोई डाउट है किसी को? जो उसको बहुत सारी मिलके खा जाएगी, मैक्रोफेज छोटी छोटी मिलकर, वैसे ही तो बहुत सारी मोनोसाइट मिलकर ही मैक्रोफेज बनाती है, उससे क्या फर्क पड़ता है? फेगोसाइटिक नेचर तो एक्टिव करवा दिया ना हमने, जानबूझ के करवाया, तो प्रैक्टिकली खाने लग जाएगी। हाँ हाँ, तो क्या हुआ? तो उससे क्या फर्क पड़ता है? फेगोसाइटिक नेचर एक्टिव करवाया ना जानबूझ के, जानबूझ के, जानबूझकर आपने खुद ने फेगोसाइटिक नेचर एक्टिव करवाया, आपने जानबूझ के लगाया, ताकि स्पर्म, और स्पर्म में नहीं, जो जो उसको मिलेगा सबको खा जाएगी फेगोसाइटिक नेचर, ठीक है? दूसरा, एक होती है नॉन मेडिकेटेड, ये तो सॉरी पढ़ा दी। दूसरी होती है, बात करें हार्मोन रिलीजिंग, कौन सी होती है? हार्मोनल या हार्मोन रिलीजिंग होती है। अब सुनना, हार्मोन हमेशा प्रोजेस्टेरोन होता है। कौन होता है? एस्ट्रोजन नहीं देते, एस्ट्रोजन बहुत भारी हार्मोन पड़ सकता है, हमेशा देते हैं प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन कैसे? इधर देखो, प्रोजेस्टेरोन की बनी हुई तो एनसीईआरटी ने एग्जांपल दे रखे हैं, एक तो LNG-20, क्या दे रखा है, और एक दे रखा, बात करें प्रोजेस्टासर्ट, क्या दे रखा है? प्रोजेस्टासर्ट। अच्छा, LNG की फुल फॉर्म होती है लिवोनोरगेस्ट्रोल, ये आईपीएल में भी यही होता है, मलाडी में भी यही होता है, ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होता है। अब ये जो रेड कलर का पार्ट है, ओ भाइयों इधर देखो, ये है ना हार्मोन की बनी, और हार्मोन हमेशा प्रोजेस्टेरोन होता है, ये बात याद रखना। हमने क्या किया, फीमेल के यूट्रस में एक प्रोजेस्टेरोन रिलीज करने वाली LNG-20 या प्रोजेस्टासर्ट के नाम से आने वाली कोई भी आईयूडी लगा दी भाई, ये हार्मोन रिलीज करती है। तो आप कहेंगे सर प्रोजेस्टेरोन तो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, तो फेवर करेगा ना? ना ना ना, हर चीज की एक लिमिट होती है, जरूरत से ज्यादा नुकसान करती है हर चीज। कैसे? इधर देखो, अब ये बात करें, यहाँ यूट्रस में प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगी, याद रखना पूरी बॉडी में मेनली रिसेप्टर प्रोजेस्टेरोन के यूट्रस पर ही होते हैं, और आपने यूट्रस में प्रोजेस्टेरोन वाली एक आईयूडी लगा दी, जो आपके लिए महीनों या सालों तक बात करें प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगी। अब नेचुरली चूंकि मेस्ट्रुअल साइकिल आगे सब चलेगा, 13 से लेकर 23 तारीख तक हर फीमेल के मेस्ट्रुअल साइकिल में नॉर्मली म्यूकस बनता है, नॉर्मल प्रोजेस्टेरोन के कारण। लेकिन आपने यहाँ तो एक्स्ट्रा प्रोजेस्टेरोन लगा रखा है, तो यूट्रस इतना ज्यादा म्यूकस बनाएगा, क्योंकि जरूरत ज्यादा प्रोजेस्टेरोन है, तो वो ऑलरेडी वहीं सीधा सीधा वहीं म्यूकस बनवाएगा। इतना म्यूकस बनेगा, इतना म्यूकस बनेगा, इतना म्यूकस बनेगा कि वो लीक होकर बाहर आ रहा है, कोई भी स्पर्म ऊपर चढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि यूट्रस उसके लिए अनसुटेबल हो चुका है। क्या हो चुका है? क्योंकि जरूरत से ज्यादा चिपचिपाहट स्पर्म को चढ़ने ही नहीं देगी। नहीं समझ में आया? नहीं आया, क्योंकि जरूरत से ज्यादा म्यूकस होगा, स्पर्म चढ़ेगा कैसे उसमें से? अच्छा, गलती से कोई स्पर्म भाग भी गया, कोई बात नहीं बेटा, अभी तो तेरा जायगोट भी आएगा, उसके लिए भी अनसुटेबल है, तो उस जरूरत से ज्यादा चिपचिपाहट उसको एंडोमेट्रियम से टच ही नहीं होने देगी। लाइटिंग एंजाइम किसको बात कर डिसोल्व करेंगे, बोलो? और उसको भी डिसोल्व कर दिया गलती से, तो फिर से एक फिजिकल बैरियर लगा रखा है, मोस्ट फेवरेबल साइट फॉर इम्प्लांटेशन के लिए। अरे बोलो, याद रखना, इसमें भी 3 प्रायोरिटी जाएगी, तीनों वही, स्पर्म, जायगोट और बात करें इम्प्लांटेशन, याद रह जाएगी। एनसीईआरटी ये दे रखा, अनसुटेबल बनाता, क्या बनाता है? तो अनसुटेबल मतलब जरूरत से ज्यादा चिपचिपाहट, वो अनसुटेबल कहलाएगा। नहीं, सबको नोट में चलेगा। तो ये बात करें जो है, जरूरत ज्यादा चिपचिपाहट होगी तो प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20, आई मीन हार्मोन रिलीजिंग। तीसरी आती है, बात करें जो है आयन रिलीजिंग, कौन सी आती है भाइयों? आयन रिलीजिंग, जैसे कि बात करें, ये हो गया कॉपर टी, मल्टी लोड 675, या बहुत सारे आते हैं, बात करें जो, हाँ 375। अब इधर देखो,
ये जो रेड कलर का आपने लगाया ना, ये आयन रिलीज करने वाली है। तो आयन नॉर्मली दो ही लगाते हैं हम लोग, एक तो सिल्वर की लगाते हैं और एक कॉपर की लगाते हैं, और आयन दोनों सेम काम करते हैं। तो जब जो काम तांबे से चल रहा है तो चांदी से क्यों चलवाएंगे? चांदी कितनी महंगी आती है, तो सरकार चूंकि फ्री में लगाती है तो कॉपर ही लगाएगी। और टी शेप होता है, तो भारत में सबसे ज्यादा यही यूज आता है क्योंकि सबसे सस्ता यही होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो भारत में सबसे ज्यादा कॉपर टी यूज होता है, सीधी सीधी सी बात, क्योंकि बाकी चीजें महंगी बहुत आती है। कॉपर का, चांदी का भी वही काम करता है। कॉपर और चांदी सेम काम करेगी इस जगह पे। कैसे? आपने ये रेड कलर का कॉपर रिलीजिंग या सिल्वर रिलीजिंग लगा दिया। सिल्वर का तो एनसीईआरटी में दे ही नहीं रखा पहली बात तो। उसको पता ना इंडिया की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं हम लोग। सिल्वर का क्यों देंगे, वो अमेरिका में यूज करते हैं, अपने नहीं करते। कॉपर का लगाया, अब ये कॉपर आयन रिलीज करेगा। अब याद करो, हर फीमेल के मेस्ट्रुअल साइकिल में 13 से लेकर 23 तारीख तक प्रोजेस्टेरोन बनता है, तो नॉर्मली म्यूकस बनता है, ठीक है। लेकिन अब जो कॉपर आयन है वो उस म्यूकस में मिल जाएगा, और प्रैक्टिकली जब उस म्यूकस में कॉपर आयन मिलता है ना, तो वो कॉपर आयन उस म्यूकस को इतना गाढ़ा बना देगा, हाँ, कि स्पर्म जैसे उसमें घुसेगा उधर ही सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मान लो कीचड़ ही कीचड़ हो गया एक तरह से, उसको क्रॉस कैसे करेगा? भयंकर गाढ़ा हो गया म्यूकस, और पता लगा इसमें उसी मोलोजुलस की अपनी सारी एनर्जी खत्म कर लेगा। पता लगा यहीं घुसा था और यहीं से बात करने गलती से उस म्यूकस में फंस गया, म्यूकस में ऐसा फंसा कि निकल ही नहीं पाया। याद करो एनसीईआरटी क्या बोलती है? सप्रेस मोटिलिटी, क्योंकि आपने इतना गाढ़ा म्यूकस बना दिया, इतना थिक म्यूकस बना दिया कि इसमें उसी में उलझ गया और सारी एनर्जी उधर ही खत्म कर ली। अरे बोलो। अच्छा, गलती से चला भी गया, कोई बात नहीं बेटा, जायगोट बन के आएगा तो वापस इधर ही जायगोट खुल जाएगी, उसको भी मॉनिटरिंग करने देगी। और वो भी बात करें खतरनाक निकला तो फिर से फिजिकल बैरियर। तो एनसीईआरटी ने जो जो प्रायोरिटी दे रखी ना, वो पहले स्पर्म के लिए लगाना, फिर सेकंड प्रायोरिटी जायगोट के लिए लगा देना, और थर्ड प्रायोरिटी सभी के लिए कॉमन है क्या? इम्प्लांटेशन रोकना। क्या रोकना? इम्प्लांटेशन रोकना। रह जाएगी? मुझे लगता है इसमें रटने जैसा कुछ भी है, सब कुछ समझा दिया। बोलो। चलिए, अब आते हैं इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स पर कि क्या अच्छा है क्या बुराई है। भाइयों इधर देखो, ये क्वेश्चन आपको 2-3 साल में मिल जाएंगे, पिछले 17, 18, 19, 20, 21, 22, हर जगह हर साल आते हैं ऐसे क्वेश्चन। इधर देखो। चलिए, आईयूडी जो होते हैं, इनको अपन अच्छा माने या आइडियली माने, चलो आप लोग बताना। सबसे पहले यूजर फ्रेंडली है, बिल्कुल यूजर फ्रेंडली है। क्यों? क्योंकि बात करें सिर्फ हॉस्पिटल एक बार जाना है, ये 3 साल की, और कॉपर्टी अब तो भारत में 10-10 साल की भी आ गई। यानी एक बार एक फीमेल केवल बात करें कॉपर्टी लगाई, 10 साल तक बिल्कुल टेंशन फ्री लाइफ। दूसरा, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई बर्निंग, बस कुछ कुछ फीमेल को सूट नहीं होती, उनको छोड़ दिया जाए तो साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बीएमआर पर कोई फीवर कुछ नहीं है, ऐसा कोई इचिंग सेंसेशन ना ना कुछ नहीं है। प्राइवेसी मेंटेन है, किसी फीमेल ने क्या यूज कर रखा, किसी को दूसरे पर्सन को क्या पता, हॉस्पिटल जाके लगवा क्या ये? अरे बोलो। सस्ता है, गवर्नमेंट फ्री में देती है, सस्ते का तो सवाल ही नहीं उठता। अरे बोलो। कोई साइड इफेक्ट नहीं, इजीली अवेलेबल है, हर हॉस्पिटल में फ्री में मिलेगा। रिवर्सिबल भी पूरा है, जिस दिन हटा है उसी दिन प्रेगनेंसी वापस हो जाएगी जब भी कपल चाहेगा। अरे बोलो। तो भाई मेरे, ये मेथड बहुत ही अच्छा, और फेलियर रेट मात्र 1-3% मात्र। अब जल्दी से बता दो, आइडियली में रख लें क्या? सोच समझ के आंसर देना। देखो, आइडियली तो वैसे कोई भी नहीं है, लेकिन ये सबसे नियर बाई आइडियली, तो इसी को अपन आइडियली मान लेंगे, क्योंकि इससे अच्छा कोई मेथड नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। इसलिए इंडिया में सबसे ज्यादा फीमेल्स इसी को यूज करती है, इंडियन फीमेल्स। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया में फीमेल सबसे ज्यादा कौन सा मेथड, आंसर लेना कॉपर टी। क्या लिखना? क्योंकि इन तीनों में वैसे सबसे ज्यादा आयन रिलीजिंग और कॉपर ही यूज करते हैं, क्योंकि सबसे सस्ता ये आता है। अरे बोलो। अब मैं बताऊं ये सबसे अच्छा क्यों है और इंडियन फीमेल्स इतना इसको लाइक क्यों करती है। देखो, कॉमन सेंस लगाना। जैसे कोई कपल है, आज शादी हुई, अभी मानो आज फीमेल की उम्र है 20 साल 25 साल, उसने आज ही लगवा लिया, बोले अभी बच्चा नहीं चाहिए, 5 साल बाद चाहिए, तो 5 साल वाली लगवा लेगी। एक बार डॉक्टर के पास गई, फिर 5 साल बाद उसको निकलवा लेगी, निकलवाई, उसी मंथ तो प्रेग्नेंट होगी। 9 महीने बाद पार्चुरेशन हुआ, और पार्चुरेशन के टाइम ही फीमेल को बोल देगी उस डॉक्टर को कि भाई हमें अगला बच्चा चाहिए नहीं है, लड़का हो चाहे लड़की हो, आप तो तुरंत लगा देना, क्योंकि अब लड़का लड़की का जो डिस्क्रिमिनेशन था अब इंडियन सोसाइटी में भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो वो समझदार है कपल, बोले एक ही लड़का बच्चा जो भी चाहिए, फर्दर एक ही चाहिए। तो वो 30 साल की हुई, उसने 10 साल वाली लगवा ली। उसी टाइम एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन ही लगवा लेती मैक्सिमम फीमेल इसको, क्योंकि फिर दोबारा आना पड़ेगा हॉस्पिटल। उसी टाइम लगवा लो ना, क्या टेंशन, लगा देगी डॉक्टर। डॉक्टर लगवाया 10 साल का, 30 के बाद सीधी उम्र 40, फिर एक दिन जाओ 40 का, 40 की उम्र में एक निकलो, फिर 10 साल का लगा लो। अब तो मीनोपॉज आ गया। पूरी जिंदगी में केवल 3 बार डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा, और पूरी जिंदगी में एक साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो भाई मेरे, ये तो आइडियली के बिल्कुल शानदार नजदीक आ रहा है। बोलो।
पूरी जिंदगी में 3 बार, वो केमिकल और फिजिकल मेथड और फालतू सब बकवास होगी इसके सामने। समझ गए तुम लोग? नहीं समझे? हाँ या ना? नहीं पहले पढ़ा? आया समझ में? तो अब पता लगा इंडियन फीमेल्स इसको इतना ज्यादा प्रीफर क्यों करती है, क्योंकि उनको फोकट की टेंशन नहीं चाहिए और गवर्नमेंट फ्री में लगाती है। पल्ले पड़ा। कोई हार्मोनल डिस्टरबेंस नहीं, कोई साइकोलॉजिकल फिजिकल डिस्टरबेंस नहीं, कोई बर्निंग सेंसेशन इचिंग कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा और फ्री में लगाती है। ठीक है मित्रों। अच्छा, लगाया ओपीडी में था, निकलवा भी ओपीडी में सकते हो। दूसरी बात, एआईपीएमटी का क्वेश्चन, जैसे कोई फीमेल है, वो इमरजेंसी में कोई कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए। हम इमरजेंसी तब बोलते हैं जब उसने कोई टेस्ट कर लिया और अब वो प्रेगनेंसी से बचना चाहती है, क्योंकि हम कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ रहे हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग कॉन्ट्रासेप्शन की इमरजेंसी क्या है कि फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती और उसने कोई टेस्ट कर लिया है, अब यू प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, तो या तो वो पिल यूज करेगी या वो आईयूडी भी लगा सकती है। जैसे उसने कोई टेस्ट किया, अब उसको लग रहा है कि यार पिल खाने से ना साइड इफेक्ट आते हैं, कभी पिंपल्स वगैरह और ओबेसिटी इस तरह के आते हैं, तो मैं पिल नहीं खाएंगी, मैं आईयूडी लगा लेगी। तो फीमेल कोइटस के बाद इसको लगा लेगी। आप कहोगे सर उसने कोइटस किया सपोज नाइट में, सपोज ना, समझना, अर्ली मॉर्निंग दूसरे दिन जाके वो आईयूडी लगवा रही कॉपर टी। सपोज सर रातों रात ही फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म भी पहुंच गया, सब कुछ हो गया, तो अभी क्या करोगे? ओ भाई, अभी तो सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी बची हुई है ना। इसीलिए आईपीएमटी में क्वेश्चन आया था कि इमरजेंसी में क्या क्या लगा सकते हो। बोले सर पिल भी खा सकते हैं और आईयूडी भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट अभी 6-7 दिन तक है। इम्प्लांटेशन 6-7 दिन बाद होता है। अरे बोलो, तो आईयूडी यूज की जा सकती है इन इमरजेंसी ऑल्सो। नहीं पल्ले पड़ा? नहीं नहीं पड़ा पल्ले? नहीं पल्ले पड़ा ना? पल्ले पड़ गया? बहुत बड़े बात है। तो आईयूडी इसीलिए देखो बहुत अच्छी मानी जाती है। हाँ, ये मित्रों आईयूडी भी हो गया। अगला क्या है? हार्मोनल। अरे मुझे बस सीक्वेंस बता दो, मुझे सारा आता है, कोई सीक्वेंस गड़बड़ ना हो जाए, मैं इसलिए। कौन सा अगला? नेचुरल या हार्मोनल? पहले हार्मोनल होगा दोस्तों। हाँ जी, इधर देखो भाई, समझने के हिसाब से इसमें आपको बहुत ही दिमाग लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा ग्रे मैटर को वापस गर्म हो गया, उसको ठंडा कर लो। इधर देखो, नहीं क्यों बचाएगा? ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं उसका। तो एसटीडी तो वायरस और बैक्टीरिया से होता है ना, उसको कैसे बचाएगा? है ना? चलो इधर देखो, अब आते हैं हार्मोनल। भाई एक बार में पल्ले पड़ना चाहिए, साइड वाले पेज में पल्ले पड़ा है, एक ही बार में। डिटेल से पढ़ाऊंगा मैं, तुम आधे टाइम में पड़ जाएगा, क्योंकि तुम्हें घर जाना है। तो आज सबसे पहले चुपचाप होके इधर देखो, तुमको कुछ भी नहीं आता भाइयों, और इसको पूरा आज ही पढ़ाऊंगा तभी पल्ले पड़ेगा, ठीक है ना? 15-20 मिनट चुपचाप बैठे रहो। हम्म। हाँ वो तो करेगा। हाँ, तो उसमें एसटीडी का क्या लेना देना? एसटीडी तो बैक्टीरियल वायरल फंगल जो भी हो, तो प्रोटोजोन हेल्मिंथ जो भी है, वो तो इन्फेक्शन किसी और से फैल रहा है ना। हाँ वो तो घटेगी। हाँ इधर देखो, अगले आते हैं हार्मोनल। कौन से आते हैं भाई? हार्मोन मेथड को थोड़ा सीरियसली सुनना, इसमें तुम सबसे ज्यादा गलतियां करते हो। क्या? सुनो, सबसे पहले हार्मोनल मेथड जो है, देखो सबसे पहले आती है डेली पिल। क्या आती है? डेली पिल, या डेली पिल जो होती है, बात करें इसको हम लोग कंबाइंड पिल भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं? और एनसीईआरटी ने इसके नाम दे रखे हैं, दो हैं भाइयों, एक का नाम है माला डी और एक का नाम है माला एन। आप कहेंगे सर एक बात बताइए, जब दोनों एक ही चीज है तो दोनों के नाम अलग अलग क्यों है? हाँ यार ये बात भी है। अच्छा, दोनों में होता क्या है मैं बताऊं। हाई कंसंट्रेशन का तो प्रोजेस्ट्रॉन प्लस लो कंसंट्रेशन का एस्ट्रोजन। चूंकि इसमें दो दो हार्मोन है, इसलिए इसको बोलते हैं कंबाइंड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ढंग से सुनना भाई, मैं बाहर नहीं बताने वाला, ढंग से सुन लो, इधर ही एक ही बार में पल्ले पड़ना चाहिए और पड़ेगा।
मालाडी या मालायन जो है, दोनों के अंदर सेम चीज होती है। सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन हाई लेवल का, सिंथेटिक एस्ट्रोजन लो लेवल का, इसलिए कंबाइंड पील बोलते हैं। और फीमेल को उसको डेली खाना होता है, रात को सोते टाइम, टाइम भी फिक्स होता है, मन मर्जी से कुछ नहीं होता। अब आप कहेंगे सर जब दोनों में एक ही चीज है तो नाम अलग अलग काहे दिया? मैं बताऊं, दोनों में सिंथेटिक एस्ट्रोजन तो दोनों में सेम होता है, इथाइनिल एस्ट्राडायोल, लेकिन सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन दोनों में अलग होता है। एक में होता है नॉरएथिरोन एसिडोन एसिटेट, और एक में होता है, बात करें, लिवोनोरगेस्ट्रोल, लेकिन काम दोनों एक ही करते हैं, और दोनों में अलग अलग है तो नाम अलग। तो आप कहेंगे सर हमें नाम याद करने, नहीं करते, नहीं करना भाई, एनसीईआरटी में दूर दूर तक कुछ नहीं दे रखा, ये तुम सेकंड ईयर में एमबीबीएस जाके पढ़ोगे। बस एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इतना याद कर लो। तो आप कहेंगे सर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो प्रेगनेंसी फेवर करेंगे, इधर तो देखो अभी क्या होता है। इसमें क्या होती है, पूरे 28 दिन की एक स्ट्रिप होती है, ऐसा करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21 22 23 24 25 26 27 28। अच्छा, हर एक गोली में एरो लगा होता है। महिला यदि अनपढ़ भी है तो भी एरो तो देख लेगी। अब ये मत बोलना है सर अंधी है क्या। हाँ, ठीक है ना, सब में एरो लगा होता है, सब में एरो लगा होता है। शुरू की 21 गोलियां वो मालाडी या मालायन होती है, लास्ट की 7 गोलियां फोलिक एसिड और आयरन होता है सिर्फ। तो आप फोलिक एसिड और आयरन क्या करेगा? अब सुनो, तुमको कुछ भी नहीं आता। फीमेल क्या करेगी, जैसे कोई फीमेल आपके पास है कि डॉक्टर साहब मेरे को बात करें कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए नेक्स्ट 6 मंथ या 1 साल के लिए, हमको बच्चा नहीं चाहिए, तो आप ऑब्वियसली बात है बीइंग अ डॉक्टर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी क्या लगाओगे कि भाई बहन जी आप आईयूडी लगवा लो। उसने बोला कि नहीं मैंने लगवाई थी, मेरे को सूट नहीं हुई, तो ठीक है भैया इस पे आ जाओ। इस पे कैसे, फीमेल को बोलेंगे कि चलो ठीक है आप ये बताओ कि अभी आपके मेंस्ट्रुअस का कौन सा मंथ चल रहा है, कौन सा डे चल रहा है, वो जो भी डे बताएगी, फिर बोलेंगे कि इस मंथ तो आप कोई दूसरा कॉन्ट्रासेप्शन यूज करो, मालाडी बीच में से स्टार्ट नहीं करते। हम आपको 6 महीने की मेडिसिन दे रहे हैं, तो 6 महीने की 28 28 28 दिन की 6 जो है स्ट्रिप उसको दे दो कि मैडम ये लो, और आप इसको जिस दिन आपकी ब्लीडिंग हो उसके दूसरे दिन ही खा लेना। ये गोली खाना, यहां से स्टार्ट मत करना, ये रो जहां से लग रहा है ना वहां से स्टार्ट करना है। और आपको नॉन स्टॉप हर रोज रात को सोते टाइम याद रख लेना कि याददाश्त करके खानी ही खानी है, भूलना नहीं है। और हर दिन आपको बस ऐसे गोलियां खाते रहना जैसे जैसे एरो लगे हुए हैं बस। अब एक तरह से ये सारा का सारा 28 दिन की गोली दे के हम फीमेल का मेस्ट्रुअल साइकिल है ना आर्टिफिशियली कंट्रोल कर रहे हैं। जिस दिन चाहेंगे ब्लीडिंग करवा देंगे। सर कैसे? मैं बताऊं कैसे। सब कुछ अब आर्टिफिशियली होगा, नेचुरली कुछ भी नहीं होगा। मैं बताऊं कैसे। फीमेल जैसे ब्लीडिंग के दूसरे दिन, इस महीने तो जो भी हो करना पड़ेगा, नेक्स्ट मंथ की ब्लीडिंग जैसी हुई, ब्लीडिंग होते ही बात करें दूसरे दिन इसको गोली खा लेनी है, क्योंकि नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल लगभग तीसरे दिन स्टार्ट होता है, दूसरे दिन के लास्ट या तीसरे दिन के शुरू में नेचुरली GnRH आता है। अरे बोलो, बस हम नेचुरली कुछ नहीं होना देना चाहते। जैसे ही फीमेल दूसरे दिन क्या खाएगी, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की ये वाली गोली, तो हाई क्वालिटी का हाई अमाउंट का प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन जो ब्लीडिंग हो रही थी उसको रोक देगा। और ये रोका है आर्टिफिशियली, क्योंकि आपने गोली में प्रोजेस्टेरोन दिया, नेचुरली थोड़ी बना है। बोलो। और दूसरे दिन जैसे गोली खाएगी उसकी ब्लीडिंग रुक जाएगी, तो आपके क्या सर LHFSH नहीं रिलीज होंगे, क्योंकि फीमेल अब डेली गोली खाएगी, डेली एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कर रही, डेली एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कर रही, डेली एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कर रही है, हाई लेवल का प्रोजेस्टेरोन प्लस लो लेवल का एस्ट्रोजन वो कंबाइंड पिल है, और अगले 21 दिन तक वो खाएगी। तो अगले 21 दिन तक उसने अपने बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल इतना हाई और एस्ट्रोजन का लेवल इतना हाई रखा है कि डाउन होने नहीं दे रही वो। तो क्या करेगी, GnRH LHFSH को रिलीज ही नहीं होने देगी। अगले 21 दिन तक फीमेल की बॉडी में GnRH LHFSH का नामो निशान भी देखने से नहीं मिलेगा। और जब अगले 21 दिन तक LHFSH नहीं मिलेंगे तो ओवरी में 6 से 12 प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ग्राफन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम कुछ नहीं बना, ओवरी में कोई चेंज ही नहीं हुआ, ओवरी चुपचाप बैठी हुई है। बोले ब्रेन से हमारे को कंट्रोल करने वाले हार्मोन ही नहीं आ रहे क्या। तो भाइयों जब ओवरी में चेंज ही नहीं हुआ, ओवुलेशन कहां से होगा। ये गोलियां ओवुलेशन रोकती, क्या रोकती है। लेकिन इसमें यह कि डेली खानी है। सपोज गोली एक दिन खाना भूल गई फीमेल, अगले दिन 2 खानी होती है, ताकि जो लेवल डाउन हो एकदम से वापस बढ़ जाए। अरे बोलो, तो डेली खाना है, इसको याद रखना है, और रोज रात को सोते टाइम खाना होता है। तो आप कहेंगे सर एक बात बताओ, जैसे उसको अगले 6 मंथ तक कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए था, वो बेबी नहीं चाहता हो कपल, तो आपने फीमेल को दे दी, तो सर फिर ये 7 दिन की गोली आयरन फोलिक एसिड काहे देते हो जबरदस्ती? देना है तो फिर भी मलाटी दो, क्योंकि इसमें प्रेग्नेंट हो गई तो नहीं 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 होगी, शांति रखो। एक बात बताओ, आप समझना, आप फीमेल को डेली एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन खिला रहे हो तो वो क्या करेगा, LHFSH को रिलीज ही नहीं होने देगा, रिलीज ही नहीं होने देगा, क्योंकि आप लगातार उसकी कंसंट्रेशन हाई रख रहे हो आर्टिफिशियली खा खा के। बोलो। तो एक बात बताओ, ब्रेन में कोई चेंज आया? नो सर। और में कोई चेंज आया? नो सर। और यूट्रस में चेंज आया? यस सर। तो आप कहोगे सर
फॉलिकल ही नहीं बनी तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कहां से आएगा? ओवरी से। अरे ओवरी से नहीं आया तो क्या हुआ? आर्टिफिशियली तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ने दिया है ना। और रिसेप्टर यूट्रस पर है तो यूट्रस मोटा भी होगा और बहुत मोटा होगा, क्योंकि डेली इतना एस्ट्रोजन आ रहा है जो खा रही हो। और प्रोजेस्टेरोन भी आएगा तो प्रोजेस्टेरोन यूट्रस को स्टेबल भी रखेगा, चिपचिपा भी बनाएगा और सब कुछ होगा। और सुनना, जरूरत से ज्यादा चिपचिपा भी बनाएगा। तो जो काम प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग आईयूडी कर रही थी वो मलाडी तो वैसे ही कर देगी, क्योंकि ब्लड में आएगा तो यूट्रस में भी जाएगा। और प्रोजेस्टेरोन के मेनली रिसेप्टर यूट्रस पर ही होते हैं, तो याद रखना स्पर्म के लिए अनसुटेबल एटमॉस्फेयर यूट्रस में भी तैयार होगा। इसलिए इनकी फेलियर रेट ऑलमोस्ट 0% के आसपास होती है। मात्र 0.1% फेलियर रेट यदि फीमेल डेली खाती है तो। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ओवुलेशन ही नहीं हुआ और स्पर्म उधर चढ़ भी नहीं पा रहे ऊपर। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन यूट्रस को भी तो जोरों ज्यादा चिपचिपा बनाएगा। जब आप यूट्रस में प्रोजेस्टेरोन लगा सकते हो तो खा रहे हो तो भी तो प्रोजेस्टेरोन काम करेगा। और मेनली रिसेप्टर प्रोजेस्टेरोन के यूट्रस पर ही होते हैं। नहीं समझ में आया? तो आप कहोगे सर एक बात बताओ, ये सब तो समझ में आ गया कि ओवुलेशन नहीं होगा क्योंकि एलएचएफएसएच अगले 21 दिन तक गायब है। पर सर फिर ये जो कलर चेंज कर देते हैं गोलियों का 7 दिन का, आयरन फोलिक एसिड, ये क्यों किया? और ये क्यों करवाया? तो मैं बताऊं, फीमेल के एलएचएफएसएच रिलीज नहीं हो रहे, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवरी में कोई चेंज नहीं आ रहे, लेकिन यूट्रस में डायरेक्ट चेंज आ रहे। हम चाहते तो फीमेल को 6 महीने, जैसे वो चाहती है तो 6 इंटू बात करिए 28 कर दो, इतनी गोलियां उसको सिर्फ मलाडी दे सकते थे। 6 महीने तक उसमें एलएचएफएसएच गायब रहेगा। पर सुनो, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो खा रही है बाहर से, और यूट्रस मोटा भी हो रहा है, चिपचापा भी हो रहा है, और बहुत मोटा हो रहा है, जरूरत से ज्यादा हो रहा है, क्योंकि एस्ट्रोजन बहुत सारा दे रहे हो आप उसको। तो सुनो, फीमेल बिना प्रेगनेंसी के ही स्यूडो प्रेगनेंसी के सिम्टम आएंगे। यूट्रस बिना बच्चे के मोटा होगा क्योंकि एस्ट्रोजन तो आ रहा है, और फीमेल में स्यूडो प्रेगनेंसी के सिम्टम आ जाएंगे। उसको लगेगा कि वो प्रेग्नेंट नहीं है पर फिर भी प्रेगनेंसी जैसा उसको फील आ रहा है। बोलो, तो यूट्रस को ब्लीड कराना जरूरी है, नहीं तो उसको स्यूडो प्रेगनेंसी के सिम्टम आएंगे। तो जैसे ही महिला ये वाली गोली खाएगी, अभी आयरन फोलिक एसिड है जो एक तरह से नॉर्मली हम महिला एनीमिक होती है तो उसमें हीमोग्लोबिन बनवाएगा और क्या करेगा? अरे बोलो, तो जैसे ही महिला ये गोली खाएगी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन आएगा, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन आते ही यूट्रस की ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की कमी से। अरे होगी। और इन 7 दिनों में दूसरे दिन मान लो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि एक दिन नहीं खाएगी तो एक दिन तो ब्लड में रहेगा, फिर लेवल डाउन आएगा, और इन बात करें अगले 6 दिन तक ब्लीडिंग होगी, और जैसे अगले महीने की पहली गोली खाएगी वापस ब्लीडिंग रुक जाएगी। सब कुछ आर्टिफिशियली कंट्रोल हो रहा है। बोलो, अरे बोलो। तो आप कहोगे सर यार आप ऐसा भी तो कर सकते हो ना कि सिर्फ 21 दिन की गोलियां दो और महिला को बोल दो कि 7 दिन का गैप ले ले। जैसे महिला को आयरन फोलिक एसिड की कोई कमी नहीं है, वो चाहती है कि नहीं मैं क्यों खाऊं जबरदस्ती, मैं तो ऑलरेडी हेल्दी हूँ, मेरा हीमोग्लोबिन ऑलरेडी बहुत शानदार है, 15 16 17 है, मैं क्यों खाऊं? तो मैं बताऊं, देंगे, फिर भी देंगे। सर क्यों? क्योंकि एक बात बताऊं, महिलाएं होती है हाईली भुलक्कड़, फिर पुरुष भी होते हैं। जैसे महिला को बोला कि बहन जी आप 21 दिन की गोली खाना, फिर 7 दिन का गैप देना, और फिर 7 दिन बाद वापस गोली खाना। अब 7 दिन के गैप है, मैं 7 दिन की जगह 10 दिन तक याद नहीं रहा तो भूल गई तो भूल गई, बाद में याद आया 10 12 दिन, अरे यार गोली खानी थी मेरे को तो फीमेल गोली खाने की आदत ना छोड़े, इसलिए उसको आदत के चक्कर में कुछ ना कुछ खिलाएंगे, और कुछ ना कुछ आयरन फोलिक एसिड खिला दो, अच्छा है। बोलो, तो सिर्फ आदत ना छूटे, इसलिए देखो हम हर चीज को पूरा सब कुछ करते हैं, सोशियो इकोनॉमी साइकोलॉजिकली सारी चीजें ध्यान रखी जाती है। अरे बोलो, वो गोली खाने की आदत ना बोले, उसको तो बोलेंगे कि बहन जी आपको तो रोज रात को बात करें। अब एक बात बताओ, एक गांव की अनपढ़ महिला, उसको क्या पता कि प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन क्या होता है और फोलिक एसिड क्या होता है? उसे नाम ही नहीं सुने आज दिन तक जिंदगी में कभी। बोलो भाई, बस नॉन स्टॉप अगले 6 महीने तक खाती रहेगी, और उसका मेस्ट्रो साइकिल आइडियली 28 का ही चलेगा, क्योंकि उसका मेस्ट्रो साइकिल नेचुरली थोड़ी चल रहा है, हम तो आर्टिफिशियली चलवा रहे हैं इन गोलियां खिला खिला के। और यदि उसका मेस्ट्रो साइकिल शुरू में डिस्टर्ब भी था ना तो सेट भी हो जाएगा। हाँ हाँ, क्योंकि सिर्फ 28 दिन का ही चलेगा, और जितना हम चाहेंगे उतना ही ब्लीडिंग होगी, जितना हम चाहेंगे जैसे चाहेंगे वैसे होगा। चलिए सर ये तो मतलब बहुत तगड़ी गोली है, मतलब ये सबसे अच्छा मेथड हुआ सर। सुनो भाई, अब आते हैं इसकी कन्वीनियंस और नॉन कन्वीनियंस वाली चीजों पर। एडवांटेज डिसएडवांटेज, सबसे पहला एडवांटेज, फेलियर रेट 0.1% मात्र। सबसे ज्यादा सक्सेस रेट है इस गोली की धरती पर जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है। पर तनिक एक बार साइड इफेक्ट पर भी आई है। सबसे पहला, महिला को डेली खाने की टेंशन, कहीं भूल गई, कहीं बाहर चली गई, गोली लाना भूल गई तो डेली खाने की टेंशन। दूसरा, आप महिला को भी मानो पिछले उसने साल भर या 6 महीने तक मलाडी खाई है, भाइयों उसने पिछले 6 महीने या साल भर से ना एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, और ये स्टीरॉयड होते हैं, क्या होते हैं? स्टीरॉयड नेचर के हार्मोन है। तो सोचो बॉडी में कितना बीपी बीएमआर डिस्टर्ब होगा, ओबेसिटी बढ़ा देगा, बीएमआर डिस्टर्ब होगा, है जी, समझ रहे हो? तीसरा, ठीक है, हर महीने यूट्रस में आने वाले चेंज को आप रिवर्ट करा रहे हो, क्योंकि आप ब्लीडिंग करवाते हो, इन 7 गोली की वजह से ब्लीडिंग हो जाती है, क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन डाउन आते हैं। पर मित्र मेरे,
प्रोजेस्टेरोन तो ठीक है, मेनली रिसेप्टर यूट्रस पर होते हैं, पर एस्ट्रोजन के रिसेप्टर ब्रेस्ट पर भी होते हैं और यूट्रस पर भी होते हैं। एक तो स्टेरॉइड है तो साइड इफेक्ट तो वो वैसे आ जाएंगे, लेकिन अब ब्रेस्ट पर आने वाले लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट देखो। फीमेल ने जैसे 1 साल तक मालाडी खाई, तो पिछले 1 साल से उसके ब्रेस्ट को एस्ट्रोजन मिलता ही जा रहा है हाई अमाउंट में, क्योंकि थोड़ा अमाउंट भी रेगुलर मिलेगा तो हाई हो जाएगा, और ब्रेस्ट ग्रोथ करवाता है, तो अननेसेसरी ब्रेस्ट जरूरत से ज्यादा एनलार्ज हो जाएंगे। और कभी कभी जब एस्ट्रोजन जरूरत से ज्यादा हो गया, पता लगा 6 महीने की बोला था लेकिन महिला 2 साल की खा गई, तो उस केस में क्या होगा कि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता बढ़ता इतना बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि यूट्रस के चेंज को तो आप अवॉइड करा रहे हो, बोलो ना, ब्रेस्ट के चेंज को कैसे अवॉइड कराओगे, कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। तो ब्रेस्ट लगातार इनलार्ज होते जाएंगे, और जरूरत से ज्यादा एस्ट्रोजन आ गया तो सीधा ब्रेस्ट कैंसर होगा, क्योंकि याद करो एस्ट्रोजन, सिंथेटिक एस्ट्रोजन कार्सिनोजन का काम करता है, ट्यूमर प्रोमोटिंग फैक्टर का काम करता है, तो महिला को लॉन्ग लास्टिंग ब्रेस्ट कैंसर होगा। क्या होगा? ब्रेस्ट कैंसर। तो मित्र मेरे, जिसमें बीमार डिस्टर्ब हो और जिसमें ब्रेस्ट कैंसर हो, वो आइडियली भाई बेकार मेथड है, और लॉन्ग टर्म इसको यूज नहीं कर सकते। और लॉन्ग टर्म क्या, इसको अब तो कपल कोई भी फीमेल शॉर्ट टर्म भी यूज नहीं करना चाहती, क्योंकि इसके अल्टरनेट में अच्छे अच्छे ऑप्शन ऑलरेडी आ चुके हैं। आया समझ में? सच बताओ, आया नहीं आया? आया है ना? और इसका लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट देखो, फॉलिकुलर अट्रेसिया की रेट बढ़ेगी, मेनोपॉज जल्दी आएगा। क्या बोला मैंने? फॉलिकुलर अट्रेसिया की रेट बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि बात करें जो है फीमेल में 1 साल तक एफएसएच नहीं है, तो सोचो फॉलिकल कितनी मरेगी। ये मैं उस दिन ही पढ़ा दिया था आप लोगों को, जिस दिन फॉलिकल पढ़ाई थी। बोलो बोलो बोलो, नहीं समझ में आया? आया? चलिए, तो ये होता, बात करें माला डी या मालायन, ठीक है। एक हुआ हार्मोनल। अरे इतने दिनों में तो नॉर्मली में तो ब्लीडिंग होती है, नेगेटिव फीडबैक जनरेट होने में 3-4 दिन का टाइम लगेगा, उससे पहले तो अगली गोली खा लेगी वापस। टेंशन ना लो, सब क्लिनिकल रिसर्च के बाद ही दिया जाता है, ठीक है। चलो अगला आता है इसके बाद। क्या वैसे मुंह क्यों बिगाड़ रहे हो तुम लोग? जाओ बाकी का नेक्स्ट क्लास। हाँ जी भाई, ऑनलाइन वालों बाकी का सी नेक्स्ट क्लास। आज बहुत सारा पढ़ा दिया, कोई लिखा है नहीं ना इस वजह से।